मुअज़्ज़िज़ सामीईन कराम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो कहानी मैं आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ हूँ उसका उन्वान है मुँह कालक। ये कहानी मलिक सफ़दर हयात की डायरी से माखूज़ है। कहानी स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एज ए न्यू यूट्यूबर हमारी सपोर्ट करें। शुक्रिया। इन दिनों मैं ज़िला गुजरांवाला के एक थाने में तैनात था। ये थाना सदर कहलाता था और लारी अड्डे के करीब ही वाक़या था। थाने के पहलू में गवर्नमेंट हाई स्कूल की इमारत थी। वो जाती हुई सर्दियों के दिन थे। माह फरवरी का वक्त चल रहा था। एक रोज़ मैं हस्बे मामूल तैयार होकर अपने कमरे में पहुंचा तो पता चला कि नवाही गांव पिपलीवाला में कत्ल की एक वारदात हो गई है। मौजा पिपलीवाला मेरे थाने की जनूब मशरकी सिमत में वाक़या था और वहां तक पहुंचने के लिए नहर अपर चनाब को अबूर करना पड़ता था। पिपलीवाला मेरे थाने की हदूद में आता था। मैंने इतला कनंदा का निहायत ही मुख्तसर सा इंटरव्यू किया और कांस्टेबल हशमतुल्लाह से कहा, हशमत, पिपलीवाला जाने की तैयारी करो। अच्छा मलिक साहब, उसने फर्मा बरदारी से कहा और मेरे कमरे से रुखसत हो गया। इतला लेकर आने वाले शख्स का नाम मोहम्मद तुफैल था। वो पिपलीवाला ही का रहने वाला था और रिश्ते में वो मकतूल का चाचा लगता था। तुफैल की उम्र लगभग 50 साल रही होगी। तुफैल की ज़बानी मुझे पता चला कि मकतूल का नाम अनवार अली था और वह ज़िला सियालकोट में वाक़या खेलों का सामान तैयार करने वाले एक कारखाने में काम करता था। इसने अपनी रिहाइश भी सियालकोट ही के एक महल्ले में रखी हुई थी। अनवार अली महीने डेढ़ महीने में अपने घर वालिदैन से मिलने आया करता था। मैं तुफैल के साथ बातचीत में मसरूफ़ ही था कि कांस्टेबल हशमत दरवाजे में नमूदार हुआ। फिर तुफैल की तरफ मुतवज्जा होते हुए उसने पूछा, चाचा, बाहर तांगा तुम्हारा खड़ा है? जी, वो मेरा ही तांगा है, तुफैल ने जवाब दिया। मलिक साहब, कांस्टेबल ने मुझसे मुखातिब होते हुए बताया, सवारी का बंदोबस्त हो गया जनाब, अब निकलने की तैयारी करें। हम तुफैल ही के तांगे में बैठकर पिपलीवाला जाएंगे। मैंने सवालिया नज़र से तुफैल को देखा और पूछा, क्या तुम सालिम तांगा करके पिपलीवाला से यहाँ पहुँचे हो? नहीं जनाब, ये मेरा ज़ाती तांगा है, तुफैल ने बताया। मैं तांगा चलाता हूँ, यही मेरा रिज्क रोजगार है। मैंने इस बात में गर्दन हिलाते हुए एक सुकून भरी सांस खारिज की। हम तुफैल के तांगे पर सवार होकर पिपलीवाला की जानिब जा रहे थे। हमसे मेरी मुराद मैं, कांस्टेबल हशमत और ख़ुद तुफैल, जो एक माहिर कोचवान की तरह तांगा ड्राइव कर रहा था। मेरे थाने और पिपलीवाला में अच्छा खासा फासला है। जीटी रोड से कच्चा एमनाबाद रोड निकलकर सीधा एमनाबाद तक जाता है। किसी ज़माने में जब तक पक्का जीटी रोड नहीं बना था, गुजरांवाला से एमनाबाद तक जाने के लिए यही कच्चा एमनाबाद रोड इस्तेमाल किया जाता था। मौजा पिपलीवाला इसी रोड पर नहर की दूसरी तरफ वाक़ था। रोड को मुज़क्कर होना चाहिए या मुअन्नस, इस बहस में उलझने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अभी जहाँ का जिक्र हो रहा है वहाँ रोड मुज़क्कर ही मुस्तमिल है। आधे घंटे के बाद हम जाए वक़ुआ पर थे। मैंने देखा कि नहर के किनारे पर कोई दर्जन भर लोग जमा थे। हम तांगे से उतरकर हजूम वाली जगह पर पहुंच गए। वहां पर मौजूद अफराद हमें देखकर इधर उधर हो गए। मैं जल्दी से नौजवान अनवार की लाश की तरफ बढ़ा। लाश का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है कि पहले ही नज़र में देखकर मुझे यकीन हो गया था कि इस नौजवान को जिंदों में शुमार करना सरासर हिमाकत होगी। अनवार अली नामी इस नौजवान की लाश नहर के किनारे पुल के करीब ही पड़ी थी। अनवार ने बादामी रंग का शलवार सूट पहन रखा था और पाँव में तस्मों वाले बंद स्याह जूते थे। कमीज के ऊपर उसने पूरे बाजुओं वाला स्वेटर पहन रखा था, जिसकी तैयारी में नीली और सुर्ख ऊन का इस्तेमाल किया गया था। नौजवान की उम्र का अंदाज़ा मैंने 25 के आसपास कायम किया, जो बाद अज़ां बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। अनवार ने वहीद मुराद स्टाइल में बाल सेट करवा रखे थे। कद काठ और रंग रूप की मुनासबत से भी वो वहीद मुराद के बहुत करीब था।
पता नहीं फिल्म इंडस्ट्री वालों की इस पर नज़र क्यों नहीं पड़ी थी, वरना वो किसी कारखाने में खेलों का सामान न बना रहा होता। मकतूल की मौत का सबब जानने में मुझे कतई किसी दुश्वारी का सामना नहीं हुआ। इसकी खोपड़ी और चेहरा, हाथ पांव इस जुल्म की कहानी सुनाने के लिए काफ़ी थे, जिससे गुजरने के बाद वो मौत के मुंह में गया था। मैं एक लम्हे में समझ गया कि इसके सर पर डंडे सोटे बरसाकर उसे मौत के घाट उतारा गया था। हाथ पांव और कंधों की चोटों से अंदाजा होता था कि इसने खुद को बचाने की अपनी सी कोशिश की थी, लेकिन हमलावरों ने इसकी पेश नहीं चलने दी थी। मैंने यहाँ पर हमलावरों के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। मेरे माहिराना अंदाजे के मुताबिक अनवार के दुश्मनों की तादाद एक से ज़्यादा थी। वो कम अज़ कम 2 या इससे ज़्यादा थे। जब भी इस बदनसीब को संभलने या वहाँ से फरार होने का मौका नहीं मिल सका था। इसकी खोपड़ी जगह जगह से चटकी हुई थी। चेहरे के मुख्तलिफ हिस्सों पर भी उभरे हुए खुले जख्म नज़र आ रहे थे। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इसकी मौत को 10 से 12 घंटे गुजर चुके थे। ये हकीकत समझने के लिए किसी स्पेशल अकल की ज़रूरत नहीं थी। वो शदीद तरीन दुश्मनी का निशाना बना था। लाश के मुआयने के बाद मैंने इसकी जामे तलाशी भी ली। इसके लिबास में से एक चेकदार रुमाल, एक छोटी कंघी, अतर की शीशी, 150 रुपये नकदी वगैरह बरामद हुई। इलावा अदा एक अंदरूनी जेब में से डाक का एक लिफाफा भी हाथ लगा। मैंने सरे दस्त मज़कूरा लिफाफे को अपनी जेब में रख लिया। मौके की ज़रूरी कार्रवाई करने के बाद मैंने अनवार अली की लाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवाया और वहां पर मौजूद लोगों से पूछगछ करने लगा। सबसे पहले मैंने उस शख्स से सवाल और जवाब किया जिसने आज सुबह अनवार की लाश दरियाफ्त की थी। उसका नाम रमज़ान उर्फ रमज़ानी था। रमज़ानी की उम्र 60 के करीब रही होगी, ताहम वो सेहत और हाथ पांव का मजबूत नजर आता था। वो एक छोटा जमींदार था। हाँ रमज़ानी चाचा, मैंने बराह रास्त उसे मुखातिब करते हुए पूछा, तुमने कब और किस हालत में मकतूल को देखा था? हालत तो यही थी जनाब जैसी आपने देखी है, वो सादगी से बोला। और मैंने अनवार की लाश को आज सुबह सवेरे देखा था। सुबह सवेरे तुम नहर के किनारे पर क्या कर रहे थे? मैंने पूछा। जनाब मैं जमींदार हूँ, वो वजाहत करते हुए बोला। रोजाना सुबह सवेरे ही उठकर जमीनों की तरफ जाता हूँ, लेकिन आज मैं कहीं और जा रहा था। और कहाँ? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसने बताया, इधर ख्याली में मेरी छोटी बहन रजिया रहती है। मैं उसके लिए एक बोरी चावल लेकर ख्याली जा रहा था, लेकिन जैसे ही नहर के पुल के पास पहुंचा, अनवार की लाश ने मुझे आगे बढ़ने से रोक दिया। वो लम्हे भर को सांस लेने के लिए मुतवक्किफ हुआ, फिर इजाफा करते हुए बोला, मैं चावलों वाली बोरी के साथ सीधा सदीक की दुकान पर पहुंचा और इस सूरत हाल के बारे में बताया। सदीक कौन? मैंने सवालिया नज़र से रमज़ानी को देखा। रमज़ानी के कुछ बोलने से पहले तुफैल ने जवाब दिया, जनाब सदीक मेरे बड़े भाई का नाम है। इधर पिपलीवाला ही में इसकी परचून की दुकान है। अनवार सदीक का बेटा था। क्या मकतूल का बाप सदीक यहाँ पर मौजूद है? मैंने वहाँ पर मौजूद लोगों को बारी बारी देखते हुए पूछा। नहीं जनाब, तुफैल ने नफी में गर्दन हिलाते हुए बताया, भाई सदीक को मैं घर छोड़कर आपकी तरफ गया था। आप कहें तो उसे यहाँ बुला लेता हूँ। वो जुमला अधूरा छोड़कर तशवीश भरी नज़र से मुझे देखने लगा। मैंने पूछा, क्या हुआ तुफैल? तुम बोलते बोलते अचानक रुक क्यों गए? वो जनाब, भाई सदीक की हालत बहुत ख़राब है। वो दरखास्त आमेज अंदाज में बोला। जवान बेटे की हसरतनाक मौत ने उसके दिलो दिमाग पर बड़ा गहरा असर डाला है। मैंने इसीलिए उसे वकुए से हटाकर घर भेज दिया था। अच्छा ठीक है, मैंने उसकी बात पूरी होने से पहले ही कह दिया। मैं यहाँ से फारिग होने के बाद खुद सदीक के घर जाऊँगा। इससे जो भी पूछना होगा मैं वहीं पर पूछ लूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, वो ममनूनियत भरे लहजे में बोला। मैं भी यही चाह रहा था। मैं दोबारा रमज़ानी की तरफ मुतवज्जा हो गया। हाँ चाचा, सदीक को इस वाक़े की इतला देने के बाद तुमने क्या किया था? कुछ नहीं सरकार, अभी तक तो मैं इधर ही हूँ। आप इजाज़त देंगे तो ख्याली चला जाऊँगा। उसने बताया। जब तुफैल ने मुझे बताया था कि वो थाने इतला देने जा रहा है तो मैं खुद ही रुक गया था। मुझे पता था कि पुलिस पूछगछ के लिए सबसे पहले मुझे ही तलाश करेगी। वाह भाई चाचा रमज़ानी,
मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम पुलिस के मिजाज को बड़ी अच्छी तरह समझते हो। माई बाप वो दोनों हाथ जोड़ते हुए बोला, मैं इधर पिपलीवाला में पिछले 4-5 साल से हूँ। इससे पहले मैं जिला शेखुपुरा के एक गांव में रहता था। आप जानते हैं शेखुपुरा तो वैसे भी जराइम के हवाले से पंजाब के सरे फहरिस्त शहरों में शुमार होता है। इसके बाद ओकाड़ा का नंबर आता है। मैं तो क्या पहले तुम कोई मुजरम शुजरम हुआ करते थे? मैंने उसकी औकाड़ा और शेखुपुरा की तफसील सुनने से पहले ही पूछ लिया। वो कानों को हाथ लगाते हुए बोला, अल्लाह न करे सरकार, मैं तो आपको ये बता रहा था कि हमारे गांव का एक गबरू डाकुओं के गिरोह में शामिल हो गया था। इस गबरू के माँ बाप और बहन भाई इधर गांव ही में थे, लिहाजा जब भी पुलिस का जी चाहता वो इस गबरू की गिरफ्तारी के लिए गांव आ जाती थी। इस तरह पुलिस वालों को करीब से देखने और इनके तरीकाकार को समझने का मौका मिलता रहा। बस इतनी सी बात है जनाब। ये इतनी सी बात भी बड़ी अहम बात है रमजानी, मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। फिर पूछा, तुम अनवार के कत्ल के हवाले से अगर कुछ जानते हो तो मुझे बताओ। नहीं जनाब, मैं इस वारदात के बारे में कुछ नहीं जानता। वो नफी में गर्दन हिलाते हुए बोला, ये तो सियालकोट की किसी फैक्ट्री में काम करता था, मुझे तो ये भी नहीं पता ये वापस कब आया है। ठीक है रमजानी, मैं तुमसे बाद में तफसीली बात करूंगा, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। तुम बड़े काम के आदमी हो, तो क्या मुझे जाने की इजाज़त है? उसने सवालिया नज़र से मुझे देखा। आज ये चावलों की बोरी ख्याली पहुंचाना ज़रूरी है। बात ख़त्म करते ही रमजानी ने एक तरफ इशारा कर दिया। मैंने उससे मत निगाह दौड़ाई तो शीशम के दरख्त के नीचे मुझे एक गधा खड़ा दिखाई दिया, जिसकी कमर पर अनाज से भरी हुई एक बोरी लदी थी। यकीनन इस बोरी के अंदर चावल भरे होंगे। पिपलीवाला से ख्याली जाने के बाद नहर का किनारा सबसे आसान और सीधा रास्ता था। मैंने रमजानी की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें जाने की पूरी इजाजत है चाचा। क्या ख्याली से तुम आज ही वापस आ जाओगे? जी हाँ, मैं शाम से पहले वापस आ जाऊंगा। ठीक है, मैंने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा। तुम आज किसी वक्त या फिर कल थाने आकर मुझसे मिलो, मैं तुमसे जरूरी बातें करना चाहता हूँ। उसने थाने आकर मुझसे मिलने का वादा किया, फिर सलाम करके रुखसत हो गया। मैं वहां मौजूद दीगर अफराद से कुछ प्रतीत में मसरूफ हो गया। लगभग 20 मिनट की इंक्वायरी के बाद भी काम की कोई बात सामने ना आ सकी, तो मैंने मोहम्मद तुफैल से कहा, तुम मुझे मकतूल के घर ले चलो, मैं इसके बाप से चंद बातें करना चाहता हूँ। आप आएं जी मेरे साथ। वो अपने तांगे की तरफ इशारा करते हुए बोला। कांस्टेबल हशमतुल्लाह को मैंने मकतूल की लाश के हमरा अस्पताल भेज दिया था। मैं तुफैल के तांगे में बैठा और सद्दीक के घर की जानिब चल पड़ा। हम उस वक्त सद्दीक परचून वाले की बैठक में बैठे हुए थे। सद्दीक की उम्र लगभग 55 साल रही होगी। वो दुबला पतला और दराज कामत शख्स था। जवान बेटे की अलमनाक मौत ने उसे बुरी तरह निढाल कर रखा था। उसकी बीवी अल्लाह रखी भी घर के अंदरूनी हिस्से में सदमाए जां कहा से गुजर रही थी। महल्ले की कोई निस्फ दर्जन औरतें भी घर में भरी हुई थी, जो यकीनन अल्लाह रखी से ताज़ियत करने आई थी। तुफैल की ज़बानी मुझे मालूम हो चुका था कि सद्दीक की सिर्फ 2 ही औलादें थी, बड़ा बेटा अनवार और उसकी छोटी बहन कौसर, जो 12-13 साल की थी। भाई की मौत ने कौसर को भी अकेला कर दिया था। वो बड़ी अफसरदा और मलूल नजर आती थी। मैंने हमदर्दी भरे अंदाज में मकतूल के बाप से कहा, सद्दीक, तुम्हारे बेटे के साथ जो कुछ हुआ उसका मुझे बेहद अफसोस है। मैं तुम्हारे गम में बराबर का शरीक हूँ। बड़ी मेहरबानी है आपकी। वो दिल शिकस्ता अंदाज में बोला। मैंने कहा, सद्दीक, मैं तुम्हारे बेटे को तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन ये मेरा तुमसे वादा है कि मैं अनवार के कातिल को जब तक इबरतनाक सजा नहीं दिलवा दूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारे ताउन की जरूरत होगी। उसने जख्मी नजर से मुझे देखा, फिर भर्राई हुई आवाज में बोला, हमारा तो सब कुछ लूट गया है जनाब। जवान बेटे की मौत कोई मामूली वाकया नहीं। मुझे तुम्हारे सदमे का बखूबी एहसास है सद्दीक, मैंने दिलजोइयाना अंदाज में कहा। इसीलिए तो मैं तुमसे ताउन की अपील कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी मदद के बगैर अनवार के कातिल तक नहीं पहुँच सकता। जी हुक्म करें, मैं आपसे क्या ताउन करूँ? उसने सवालिया नजर से मुझे देखा। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, सद्दीक, तुम्हारे बेटे को जिस अंदाज में मौत के घाट उतारा गया है, इससे यही जाहिर होता है कि इसकी किसी से शदीद नौयत की दुश्मनी थी। तुम मुझे बताओ कि ऐसा कौन शख्स हो सकता है जो अनवार की जान का दुश्मन हो? जनाब, अनवार तो बहुत ही सीधा साधा और शरीफ लड़का था, सद्दीक ने बताया। यहाँ तो किसी से इसकी दुश्मनी नहीं थी।
यहाँ नहीं तो फिर कहीं और होगी। मैंने पुरसोच अंदाज में कहा, ये किसी दोस्त का तो काम हो नहीं सकता। अनवार को जितनी बेदर्दी से मौत के घाट उतारा गया है, इससे वाज़ेह है कि कातिल को इससे शदीद नफरत थी। मेरा दिमाग तो बिल्कुल काम नहीं कर रहा। वो परेशान नज़र से मुझे देखते हुए बोला, मुझे पता चला है तुम्हारा बेटा उधर सियालकोट में खेलों का सामान बनाने वाले किसी कारखाने में काम करता था। मैंने धीमे लहजे में इस्तफसार किया, ये भी तो हो सकता है कोई दुश्मन पीछे ही से इसके साथ यहाँ तक आया हो। तुम्हें अनवार के सियालकोट के हालात और मामलात का कुछ इल्म है? नहीं जी, कुछ ज्यादा पता नहीं। वो मायूसी से नफी में गर्दन हिलाते हुए बोला, बस इतना जानता हूँ अनवार ने उधर सियालकोट ही में किराए पर एक कमरा ले रखा था और वहाँ रहता था। वो महीने 1.5 महीने या कभी 2 महीने के बाद हमसे मिलने आता था और 2-4 दिन रहकर वापस सियालकोट चला जाता था। वो किसी बेवा का घर है जिसका एक कमरा अनवार ने किराए पर ले रखा था। वो सांस लेने के लिए मुतवक्किफ हुआ, फिर इजाफा करते हुए बोला, बस जी, मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं जानता। मैंने ठहरे हुए लहजे में दरियाफ्त किया, क्या वो किराए के कमरे में अकेला ही रहता था या कोई साथी संगी भी इसके साथ ठहरा हुआ था? अनवार ने मुझे बताया था कि इसके साथ सफदर नामी एक बंदा भी रहता है। सदीक ने जवाब दिया, ये सफदर वजीराबाद का रहने वाला है और खेलों का सामान तैयार करने वाले कारखाने में अनवार के साथ ही काम करता है। मैंने सदीक से मज़कूरा कारखाने और मुतज़क्करा बाला बेवा के घर का एड्रेस ले लिया और कहा, ठीक है सदीक, मैं सियालकोट जाकर सफदर से भी पूछगछ करूंगा। वो जख्मी नज़र से मुझे देखता चला गया। मुझे रमजानी चाचा की कही हुई एक बात याद आ गई। रमजानी ने मकतूल की पिपलीवाला में आमद से अपनी राइलमी का इजहार किया था। इसके तनाजुर में मैंने सदीक से पूछ लिया, क्या तुम्हें ये मालूम था कि अनवार पिपलीवाला आने वाला है? नहीं जनाब। उसने नफी में गर्दन हिलाई। वो अपनी आमद के बारे में कभी कुछ नहीं बताता था, बस जब भी उसका दिल चाहता वो हमसे मिलने चला आता था। इसका मतलब है तुम्हें अनवार की आमद के बारे में कोई मालूमात नहीं थी? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। जी बिल्कुल नहीं। वो पूरी कतईयत से बोला। पिपलीवाला में कोई और शख्स ये बात जानता हो? मैंने कुरेदने वाले अंदाज में पूछा। सवाल ही पैदा नहीं होता जनाब। वो बड़े वसूख से बोला, जब हमें नहीं पता तो किसी और को कैसे खबर हो सकती है? इसका मतलब है, मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा, इस बात के रोशन इम्कानात हैं कि कातिल का ताल्लुक पिपलीवाला से नहीं बल्कि वो कहीं बाहर से आया था। आए थे कहें तो ज्यादा मुनासिब होगा। मेरे अंदाजे के मुताबिक हमलावरों की तादाद 2 या 2 से ज्यादा थी। मेरा भी यही ख्याल है थानेदार साहब। तुफैल ने इस गंभीर गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा, अनवार के जख्मों की तादाद और संगीनी से बिल्कुल यही अंदाजा होता है। और मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, जख्मों की हालत और इन पर जमे हुए खून से ये बात समझ में आती है कि अनवार को पिछली रात के इब्तदाई हिस्से में मौत के घाट उतारा गया है, रात के 10 बजे से पहले। तुफैल तशवीश भरी नजर से मुझे देखने लगा। मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए पूछा, तुफैल, तुम भी तो तांगा चलाते हो, तुम्हारा रूट वगैरह क्या है? सरकार, आमतौर पर गोंदलावाला अड्डे से लेकर पिपलीवाला तक तांगा चलाता हूँ, उसने बताया, लेकिन इस रूट में तब्दीली आती रहती है। मसलन किस किस्म की तब्दीली? मैंने दिलचस्पी लेते हुए पूछा। गोंदलावाला अड्डा मेरे थाने से शिमाल में वाक़ था। ये सारे मकामात इसी जीटी रोड पर वाक़ थे जो लाहौर से रावलपिंडी तक जाता था। थाने के बाद लारी अड्डा आता था, फिर शेरावाला बाग, रेलवे स्टेशन और अड्डा गोंदलावाला। थोड़ा आगे जाएं तो बसों का बड़ा अड्डा यानी जनरल बस स्टैंड आता था। मेरे थाने से मुल्हक जो लारी अड्डा था उसे उर्फ आम में शेखुपुरा मोड़ भी कहा जाता था, क्योंकि वहां से एक सड़क शेखुपुरा और फैसलाबाद के लिए निकलती थी। थाने से जनूब की सिमत यानी लाहौर की तरफ बढ़े तो थोड़े ही फासले पर एक कच्चा रास्ता बाईं जानिब निकलता है जो कच्चा अहमदाबाद रोड कहलाता है। यही रास्ता पिपलीवाला और हिंदू चक से गुजरते हुए सीधा अहमदाबाद तक जाता है। तुफैल ने मेरे इस्तफसार के जवाब में बताया, थानेदार जी, जब मैं सुबह पिपलीवाला से निकलता हूँ तो ज्यादातर सवारियां शेरावाला बाग तक की होती हैं या फिर रास्ते में उतरने वाली। अगर इस दौरान में आगे की कोई सवारी मिल जाती है तो मैं उसे भी उठा लेता हूँ, लेकिन ज्यादा से ज्यादा गोंदलावाला अड्डे तक की। मैं इससे ज्यादा आगे नहीं जाता। वो लम्हे भर के लिए थमा, एक गहरी सांस खारिज की, फिर इजाफा करते हुए बोला, इसी तरह वापसी में भी थोड़ी तब्दीली चलती रहती है। मुझे शाम तक घर आना होता है। मैं इसी हिसाब से सवारियां उठाता हूँ कि मगरिब की अजान तक मैं अपने घर पहुँच जाऊँ, लेकिन कभी कभार तांगे में एक सवारी हिंदू चक की भी होती है तो मैं उसे छोड़ने हिंदू चक भी चला जाता हूँ। हिंदू चक पिपलीवाला से थोड़ा आगे है। मैं तुफैल की जबान से ये सारी तफसील सब्र सुकून से महज इसलिए सुन रहा था कि मुझे इसमें से बहुत कुछ अखज़ करना
करना था। इसके खामोश होने पर मैंने सवाल किया, तुफैल, तुमने मुझे अभी बताया है कि शाम तक काम खत्म करके तुम अपने घर पहुंच जाते हो। क्या पिछली शाम को भी तुम अपने मुकर्रा वक्त पर ही घर आए थे? जी। उसने इस बात में गर्दन हिलाई। कल शाम में 6 बजे घर पहुंच गया था। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, गुजरांवाला से सियालकोट आने और जाने के लिए अमूमन 2 रूट की बसें चलती हैं। एक तो लाहौर से सियालकोट और दूसरी लायलपुर से सियालकोट। ये बसें शेखुपुरा मोड़ से होकर गुजरती हैं, यानी मेरे थाने की बगल में से। मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? नहीं जनाब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो ताइदी अंदाज में बोला। मैंने कहा, मकतूल अनवार सियालकोट के कारखाने में काम करता था। इसका मतलब है वो सियालकोट से लायलपुर जाने वाली बस में या फिर लाहौर जाने वाली बस में बैठकर गुजरांवाला आया होगा और लारी अड्डा शेखुपुरा मोड़ पर वो बस से उतरा होगा। मैं अगर गलत कह रहा हूँ तो मुझे टोक देना। जनाब, आप कुछ भी गलत नहीं कह रहे, तुफैल ने तस्दीकी अंदाज में कहा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा। ठीक है तुफैल, मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और तुम ये भी तस्लीम करोगे कि शेखुपुरा मोड़ से पिपलीवाला तक पहुंचने के लिए सिर्फ तांगा ही वाहिद जरिया आमदरफ्त है? जी हाँ, ये बात सच है। वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, लेकिन बाद लोग बड़े मुहिम जो होते हैं वो पैदल भी चल पड़ते हैं। तुम्हारे ख्याल में अगर शेखुपुरा मोड़ से पैदल चलना शुरू करें तो कितनी देर में पिपलीवाला पहुंच जाएंगे? मैंने पूछा। 1.5-2 घंटे तो लगेंगे ही, उसने कुछ सोचकर जवाब दिया। और तांगे पर सवार होकर आए तो 20-25 मिनट या ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा। तुम क्या समझते हो अनवार पांव पांव चलते हुए शेखुपुरा मोड़ से पिपलीवाला आया होगा? सवाल ही पैदा नहीं होता जनाब, वो बड़े वसूख से बोला। अनवार तो हमेशा तांगे में बैठकर ही आया करता था। तुफैल बिल्कुल ठीक कह रहा है थानेदार साहब। सदीक भी हिम्मत करके हमारी गुफ्तगू में शामिल हो गया। पैदल चलने से अनवार की जान जाती थी। वो तो थोड़े थोड़े फासले के लिए भी साइकिल और तांगे का सहारा ढूंढा करता था। शेखुपुरा मोड़ से पिपलीवाला तक पैदल आना उसके लिए मुमकिन हो ही नहीं सकता। वो किसी तांगे में बैठकर ही आया होगा, और वो तांगा तुफैल का नहीं हो सकता। मैंने सवालिया अंदाज में तुफैल की आंखों में देखा। वो जल्दी से नफी में गर्दन झटकते हुए बोला, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं कल शाम 6 बजे घर आया था और इस वक्त तक अनवार पिपलीवाला नहीं पहुंचा था। इस बात में कोई शक नहीं कि वो बाद में किसी और तांगे में बैठकर आया होगा। मैंने पूछा, क्या पिपलीवाला में कोई और शख्स भी तांगा चलाता है? जी नहीं, उसने नफी में गर्दन हिलाई। इधर तो मैं अकेला ही तांगे वाला हूँ। लेकिन क्या? वो एकदम रुका तो मैंने पूछा, उधर हिंदू चक में अब्दुल गनी नामी एक बंदा भी तांगा चलाता है। वो वजाहत करते हुए बोला, गनी मेरे बाद ही वापस आता है। हो सकता है अनवार कल शाम या रात को गनी के तांगे में बैठकर पिपलीवाला पहुंचा हो। हाँ, ऐसा हो सकता है। मैंने पुरसोच अंदाज में गर्दन हिलाई, फिर कहा, मेरे मोहतात अंदाजे के मुताबिक मकतूल अनवार को गुज़िश्ता रात 8 और 10 बजे के दरमियान मौत के घाट उतारा गया है। इसका वाज़ह मतलब यही है कि वो कल रात कम से कम 8 बजे और ज्यादा से ज्यादा 9 बजे पिपलीवाला पहुंचा था। अगर वो अब्दुल गनी के तांगे पर सवार होकर आया था तो बिल्कुल दुरुस्त वक्त की तस्दीक गनी कोचवान से हो सकती है। मेरे ख्याल में वो इस मामले में काम का बंदा साबित होगा। तो फैल, तुम एक काम करो। मैंने रुक कर एक गहरी सांस ली, फिर इजाफा करते हुए कहा, तुम जल्दी से जाकर गनी को बुला लाओ। जब तक मैं तुम्हारे भाई सदीक से बात करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ जनाब, वो कुछ सोचते हुए बोला, लेकिन मेरा ख्याल है वो इस वक्त तक तांगा लेकर निकल चुका होगा। तुम कोशिश करके देख लो, बाकी अल्लाह मालिक है। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, वो अगर घर से निकल भी चुका है तो जाएगा कहाँ? रात को तो उसे वापस आना ही होगा। तो फैल मुझे सलाम करके सदीक के घर से निकल गया। मैंने जवान मकतूल के गमज़दा बाप को मुखातिब करते हुए कहा, सदीक, तुमने अपने बेटे की लाश को गौर से देखा था ना? जी हाँ। वो मुख्तसर सा जवाब देकर खामोश नज़र से मुझे देखने लगा। मैंने कहा, इसके सर और जिस्म के दूसरे हिस्सों को जितनी बेदर्दी से निशाना बनाया गया है, इससे ये हकीकत सामने आती है कि हमलावर इससे बड़ा गहरा अनाद रखते थे, और तुम बता रहे हो इसकी किसी से कोई दुश्मनी वगैरह नहीं थी। अब जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, यही हो सकता है कि कातिल इसका ताक़ुब करते हुए यहाँ तक पहुँचे हों। लेकिन एक सवाल फिर भी प्यासा रह जाता है कि आखिर किसी को तुम्हारे बेटे से दुश्मनी क्या थी? तुम्हारे जहन में इस हवाले से कोई बात आती है सदीक? जहाँ तक मेरा जहन काम करता है थानेदार साहब, वो कदरे संभले हुए अंदाज में बोला, मुझे तो ये लूट मार की वारदात लगती है। लूट मार?
मैंने चौंक कर सवाल नज़र से उसकी तरफ देखा। सद्दीक ने काफ़ी अहम नुक्ता उठाया था। मेरे इस्तफसार के जवाब में सद्दीक ने बताया, अनवार जब भी हमसे मिलने आता था तो इसके हाथ में एक सफरी बैग भी हुआ करता था जिसमें इसके इस्तेमाल शुदा कपड़े और दूसरा सामान रखा रहता था, लेकिन इस बार वो बैग कहीं नज़र नहीं आ रहा। मैं जब इत्तला पाकर उधर नहर की जानिब गया था तो मैंने अनवार की लाश के आसपास उस बैग को ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन वो मुझे मिला नहीं। इसलिए वो सांस हमवार करने के लिए मुतवक्किफ हुआ, फिर इजाफा करते हुए बोला, इसलिए मेरा ध्यान लूट मार की तरफ जा रहा है। हो सकता है कोई आदमी सियालकोट से अनवार के पीछे लग गया हो, या फिर यह भी मुमकिन है कोई बंदा शेखुपुरा मोड़ से उसके साथ तांगे में बैठ गया हो, और फिर जब अनवार पिपली वाला पहुंचकर तांगे से उतरा तो उसे मौका मिल गया। सद्दीक जुमला अधूरा छोड़कर खामोश हुआ तो मैंने मजबूत लहजे में कहा, देखो सद्दीक, अगर सिर्फ इस बात पर गौर किया जाए कि किसी ने अनवार का बैग छीनने के लिए उसे मौत के घाट उतारा है तो फिर इस इम्कान को खारिज करना होगा कि मज़कूरा बंदा सियालकोट से इसके पीछे लगकर यहाँ तक पहुँचा होगा। अलबत्ता शेखुपुरा मोड़ से तांगे में साथ बैठकर यहाँ पहुँचने वाली बात समझ में आती है। मैंने थोड़ा वक्फा करके सद्दीक की आंखों में देखा, फिर पूछा, अनवार का सफरी बैग किस किस्म का था? मुझे इसके बारे में तफसील से बताओ। सद्दीक ने बैग के हवाले से मुझे जो मालूमात फराहम की उसमें सबसे अहम बात यह थी कि मज़कूरा बैग गहरे नीले रंग का था। इलावा इस बैग की खसूसियात तकरीबन हर सफरी बैग में पाई जाती थी। बहरहाल ये लूट मार वाला जाविया काबिल गौर था। सच्ची बात तो ये है कि अभी तक मेरा इस तरफ ध्यान नहीं गया था। मैंने सद्दीक की तरफ देखते हुए पूछा, तो कातिल के हवाले से तुम्हें किसी खास बंदे पर शक नहीं है? नहीं थानेदार साहब, वो नफी में गर्दन हिलाते हुए बोला, हमारे दरमियान बात हो ही रही थी कि तुफैल हिंदू चक से वापस आ गया और उसने आकर इत्तला दी कि अब्दुल गनी दस्तयाब नहीं हो सका। उसकी घरवाली ने तुफैल को बताया था कि गनी नाश्ते के फौरन बाद तांगा लेकर घर से निकल गया था। उसकी वापसी अब रात ही को मुतवक्के थी। तुफैल के खामोश होने पर मैंने संजीदा लहजे में कहा, तुफैल, मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ। जनाब, वो हमतन गोश हो गया। हुक्म करें थानेदार साहब। ये जो कोचवान अब्दुल गनी है न, इसका तुमने ख्याल रखना है। किस किस्म का ख्याल जी? उसने सवाली नज़र से मुझे देखा। मैंने जवाब देने से पहले एक अमर की तस्दीक ज़रूरी जानी और उससे पूछा, क्या आज तुम तांगा निकालने का इरादा रखते हो? नहीं जनाब, उसने नफी में सर हिलाया। घर में जवान बेटे की मौत का सोग मनाया जा रहा है, तांगा निकालने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कम अज कम सोएम तक तो हम कारोबार बंद ही रखेंगे। मैं तांगा निकालूंगा और ना ही भाई सद्दीक अपनी दुकान खोलेगा। सद्दीक की परचून की दुकान घर के सामने वाले हिस्से में वाक़या थी। मैं जब सद्दीक से मिलने आया तो मैंने दुकान का दरवाज़ा बंद देखा था। तुफैल की वजाहत के बाद मैंने इससे कहा, तुम जब तक जी चाहे कारोबार बंद रखो, लेकिन आज ही तुम्हें एक ज़रूरी काम करना है, और वो काम है अब्दुल गनी कोचवान को अपने साथ लेकर मेरे पास थाने आना। मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके बात मुकम्मल करते हुए कहा, मैं अपनी तफ्तीश का रुख मुतय्यन करने से पहले गनी से एक मुलाकात ज़रूर करना चाहता हूँ, ताकि इस बात की तस्दीक हो जाए कि मकतूल अनवार पिछली रात उसके तांगे में सवार हुआ था या नहीं। ठीक है जनाब, तुफैल ने बड़ी फर्माबरदारी से कहा। मैं भी तांगा लेकर गनी की तलाश में निकलता हूँ। आपको थाने पहुँचाने के बाद मैं उसे ढूंढूंगा और वो जैसे ही नजर आया मैं उसे आपके पास ले आऊँगा, और ये भी हो सकता है कि वो हमें रास्ते ही में कहीं मिल जाए। अगर ऐसा हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। मैं उठकर खड़ा हो गया, फिर सद्दीक की जानब देखते हुए तसल्ली भरे लहजे में इजाफा किया, सद्दीक, तुम अपने अंदर हौसला और हिम्मत पैदा करने की कोशिश करो। मैं जानता हूँ जवान बेटे की अलमनाक मौत को बर्दाश्त करना कोई हंसी खेल नहीं। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अनवार का कातिल या अनवार के कातिल बहुत जल्द आहिनी सलाखों के पीछे होंगे। अच्छा जी, वो रूहान सी आवाज में बोला। फिर पूछा, अस्पताल वाले अनवार की लाश कब तक देंगे? कल दोपहर तक या ज्यादा से ज्यादा शाम तक, मैंने जवाब दिया। उसने गर्दन झुका दी। मैं सद्दीक के घर से निकला और तुफैल के तांगे में बैठकर थाने की सिमत रवाना हो गया। कच्चा अहमदाबाद रोड पर सफर के दौरान में अब्दुल गनी कोचवान या उसका तांगा हमें कहीं नजर न आया। थाने पहुंचकर मैं तांगे से उतरा और तुफैल ने गनी की तलाश में तांगा आगे बढ़ा दिया। दोपहर के 2 बजे थे। मैं दिन के खाने और नमाज ज़ोहर से फारिग हुआ ही था कि तुफैल गनी को लेकर मेरे पास आ गया। अब्दुल गनी कोचवान की उम्र 60 के करीब रही होगी। उसके सर और दाढ़ी के बेशतर बाल सफ़ेद हो चुके थे। वो एक माकूल सूरत और खुश इखलाक शख्स था। मैंने फौरन इन दोनों को अपने कमरे में बुला लिया। जब वो मेरे सामने बैठ चुके और हमारे दरमियान रस्मी अलैक सलैक का मरहला भी तय हो गया
दिया तो मैंने गनी की आंखों में झांकते हुए पूछा, अब्दुल गनी, तुम्हें तुफैल ने ये तो बता ही दिया होगा कि मैंने क्यों बुलाया है। जी थानेदार साहब, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, मुझे अनवार की मौत का बड़ा दुख हुआ है जी। वो कल मेरे तांगे ही में बैठकर पिपली वाला आया था। मैंने ये बात तुफैल को बताई है। तुफैल ने जब मुझे अनवार की मौत के बारे में बताया तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आया जनाब। वो कल शाम तक तो भला चंगा था, पता नहीं किस बदबख्त ने उसे मौत की नींद सुला दिया है। उसने मजीद कहा, इस वाक़े का सुबह ही पता चल जाता तो यकीन जाने मैं आज तांगा नहीं निकालता। खुदा गारत करे इस कमीने शख्स को जिसने अनवार की जान ली है। मैं इसी बदबख्त और कमीने शख्स की तलाश में हूँ अब्दुल गनी। उसके खामोश होने पर मैंने मजबूत लहजे में कहा, जनाब, आप उस जलील इंसान को सिर्फ तलाश ही ना करें बल्कि उसे ऐसी सजा दें कि आइंदा किसी दूसरे शख्स को ऐसी हरकत करने की हिम्मत ना हो। गनी कोचवान ने बड़े जोश भरे अंदाज में कहा, पता नहीं ऐसे जालिम और सफाक लोगों को अल्लाह ने इतनी खुली छुट्टी क्यों दे रखी है। एक हकीकत का अंदाजा मुझे फौरन से बेशतर हो गया कि अब्दुल गनी निहायत ही बातूनी और जोशीला बंदा था। उसकी तवील तकरीरों से बचने का एक ही फार्मूला था कि उसे कम से कम बोलने का मौका दिया जाए। मैंने उसे सवालात की बात पर रख लिया। अच्छा तो अब्दुल गनी, वो कल तुम्हारे तांगे में बैठकर पिपली वाला पहुंचा था? जी, मैं इस वक्त शेरा वाला बाग की तरफ से। अब्दुल गनी, अच्छी तरह सोच कर बताओ, मैंने कता कलामी करते हुए कहा। तुमने कल मकतूल अनवार को कहाँ से अपने तांगे में बिठाया था? अल्लाह आपका भला करे जनाब। वो थूक निगलते हुए बोला, मैंने अनवार को शेखुपुरा मोड़ वाले लारी अड्डे से उठाया था। मैंने एक मरतबा फिर उसकी बात काटते हुए पूछा, उस वक्त क्या वजह होगा जब अनवार तुम्हारे तांगे में बैठा था? उस वक्त अच्छा खासा अंधेरा हो रहा था जनाब। गनी कोचवान ने बड़े एतमाद से जवाब दिया, सूरज को डूबे भी लगभग 1 घंटा होने वाला था। आजकल यहाँ गुजरावाला में सूरज 5:50 पर गरूब हो रहा है और 6 बजे मगरिब की नमाज अदा की जाती है। मैंने गनी के चेहरे की तरफ देखते हुए पुरख्याल अंदाज में कहा, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि अनवार कोई 7 बजे रात शेखुपुरा मोड़ से तुम्हारे तांगे पर सवार हुआ था? बिल्कुल यही वक्त होना चाहिए जनाब। उसने तस्दीकी अंदाज में गर्दन हिलाई। 7 नहीं तो फिर 6:45 का वक्त होगा, क्योंकि जब मैं अपने घर हिंदू चक पहुंचा तो इस वक्त रात के 7:30 बज रहे थे। शेखुपुरा मोड़ से हिंदू चक तक का तांगे का फासला 30-40 मिनट से ज्यादा नहीं। मैं तांगा खड़ा करके घर गया, खाना भी तैयार नहीं हुआ। अब्दुल गनी, मैंने एक मरतबा फिर उसकी तकरीर को ब्रेक लगा दिए। फिर ठहरे हुए लहजे में पूछा, अनवार शेखुपुरा मोड़ से अकेला ही तुम्हारे तांगे पर सवार हुआ था या इसके अलावा भी कोई सवारी बैठी थी? ओ जी साहब थानेदार, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। वो एक गहरी सांस खारिज करने के बाद बोला, जब मैं शेरा वाला बाग से चला तो। अब्दुल गनी, मैं शेरा वाला बाग नहीं, शेखुपुरा मोड़ की बात कर रहा हूँ। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, वही तो मैं आपको बताने वाला था जनाब। वो कदर बेजारी से बोला, आप सुने तो सही। हाँ हाँ सुनाओ। मैं खामोश होकर गहरी नज़र से उसकी तरफ देखने लगा। वो सिलसिला मालूमात को जारी रखते हुए बोला, मैं शेरा वाला बाग के सामने खड़ा सवारियों का इंतजार कर रहा था कि एक नौजवान लड़का साइकिल पर सवार होकर मेरे पास आया और कहा कि 4 बीबियों को रेलवे फाटक के दूसरी तरफ कन्हा लाल बाग तक जाना है, तुम ले जाओगे? मैं समझ तो गया था कि वो किस जगह की बात कर रहा है, लेकिन तस्दीक के लिए फिर भी पूछ लिया, तुम किस फाटक की बात कर रहे हो पुत्र? उसने बताया, वो जो कच्चा इमरानाबाद रोड पर है, रेलवे फाटक की दूसरी तरफ कन्हैया लाल बाग है, ये बीबियां उधर ही उतरेंगी। मैंने उससे पूछा, पुत्र वो 4 बीबियां हैं किधर? तुम तो अकेले नजर आ रहे हो। उसने जवाब दिया, वो थोड़ा पीछे लाहौरी गेट के सामने खड़ी हैं। चाचा तुम तांगे को पीछे ले आओ। मैं खाली खड़ा था। 4 सवारियों के लिए चंद गज पीछे जाने में कोई कबाहत नहीं थी। मैंने 5 मिनट बाद इन 4 औरतों को अपने तांगे में सवार कर लिया। इनमें एक बूढ़ी और 3 उधेड़ उम्र थी। तीनों उधेड़ उम्र तांगे की पिछली सीट पर बैठ गई और बूढ़ी को मैंने अगली सीट पर बिठा लिया ताकि महफूज रहे। वो सांस हमवार करने के लिए मुतवक्किफ हुआ तो मैं अपनी जबान को रोक न सका। मैंने तुरंत पूछा, इसके बाद तो तांगा चल पड़ा होगा? जी थानेदार साहब, तांगा चल पड़ा था। उसने इस बात में गर्दन हिलाई, लेकिन शेखुपुरा मोड़ पर मुझे 1 आध मिनट के लिए तांगा रोकना पड़ा था। शेखुपुरा मोड़ से अनवार तांगे पर सवार हुआ होगा। मैंने सवालिया नजर से गनी कोचवान की तरफ देखा। सिर्फ अनवार नहीं जनाब, उसने बताया, वहां से अनवार के अलावा एक और आदमी भी मेरे तांगे में बैठा था। ये मेरे लिए एक इंकशाफ था। मैं सीधा होकर बैठ गया और गनी कोचवान से पूछा, वो दूसरा आदमी अनवार का साथी था या इससे अलग?
मेरा ख्याल है वो अनवार का साथी नहीं था, लेकिन उसने जुमला अधूरा छोड़ा तो मैंने जल्दी से पूछा, लेकिन क्या अब्दुल गनी? जनाब, मैं इस आदमी के बारे में कोई हतमी बात नहीं कर सकता। वो मुतज़ब्ज़ब नज़र से मुझे देखने लगा। क्यों? मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, तुम इस बंदे के बारे में कोई हतमी बात क्यों नहीं कर सकते? वो जनाब, पहले तो मैं यही समझा था कि वो अनवार के साथ नहीं, अब्दुल गनी वजाहत करते हुए बोला, लेकिन पिपली वाला पहुंचने के बाद मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। तो क्या वो बंदा भी पिपली वाला तक अनवार के साथ गया था? मैंने सनसनीखेज अंदाज में सवाल किया। उसने इस बात में सर हिलाया और एक मर्तबा फिर तफसीलात के बहरे बेकरार में गोता लगाने लगा। मैं खुद पर जबर करके खामोश बैठा, उसकी तकरीर सुनता रहा, क्योंकि बहरहाल वो 10 बातों में एक निहायत ही अहम और कांटे की बात मुझ तक पहुंचा रहा था। वो वजाहत करते हुए मुदब्बराना अंदाज में बोला, पहले तो जनाब इनके बैठने का ही मसला पैदा हो गया था। पिछली सीट 3 औरतों से फुल थी और अगली सीट पर बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी। अनवार हिचकिचाया और इसने मुझसे कहा कि मैं जाऊं, वो किसी दूसरे तांगे में आ जाएगा, लेकिन बूढ़ी अम्मा ने ये कहते हुए जबरदस्ती उसे तांगे पर अपने साथ बिठा लिया। तुम तो मेरे पुत्रों और पोतों की तरह हो, शर्माओ नहीं। अनवार तांगे की अगली सीट पर बैठा तो इसकी देखा देखी वो बंदा भी उचक ऊपर आ गया और अनवार के साथ जुड़कर बैठ गया। मैंने फौरन तांगा आगे बढ़ा दिया। वो लम्हे भर के लिए मुतवक्किफ हुआ, एक थकी हुई सांस खारिज की, फिर सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाते हुए बोला, तो जनाब, मैंने इन चारों बीबियों को फाटक की दूसरी तरफ कन्हैया लाल बाग के पास उतार दिया। तांगा रुका तो वो बंदा पिछली सीट पर जा बैठा, अनवार अगली सीट पर ही बैठा रहा। इस तरह हम लोग पिपली वाला पहुंच गए। वो दोनों पिपली वाला उतरे और मैं अपने घर हिंदूचक चला गया। अब्दुल गनी, वो खामोश हुआ तो मैंने गहरी संजीदगी से पूछा, पहले तुम्हें ऐसा लगा था कि अनवार और वो बंदा एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, लेकिन पिपली वाला पहुंचकर ऐसी क्या बात हुई थी कि तुम्हें महसूस हुआ वो एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं? जनाब, वो दोनों पूरे रास्ते खामोश और एक दूसरे से लाताल्लुक बैठे रहे थे। गनी कोचवान ने हैरत भरे लहजे में कहा, लेकिन जब मैंने इन्हें पिपली वाला उतारा तो वो एक साथ चलने लगे थे और इस बंदे ने बाकायदा अनवार के साथ बातचीत भी शुरू कर दी थी। मैंने इस बात को कोई अहमियत ना दी और तांगा आगे बढ़ा दिया। मैं गहरी सोच में डूब गया। फिर अब्दुल गनी से पूछा, तुम तो अनवार को अच्छी तरह जानते थे ना? जी हाँ, बिल्कुल जानता था। उसने इस बात में जवाब दिया, मुझे अनवार की मौत का बड़ा गहरा सदमा है जनाब। वो बड़ा बीबो बंदा था जी। बोलते बोलते उसकी आवाज़ भर्रा गई। मैंने एक फौरी ख्याल के तहत उससे पूछा, अब्दुल गनी, क्या तुमने अनवार के हाथ में गहरे नीले रंग का कोई सफरी बैग देखा था? नहीं जनाब, वो पूरे वसूख से बोला, वो खाली हाथ था। और दूसरा बंदा? मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा। उसके पास भी सामान नाम की कोई शय नहीं थी। उस बंदे के हुलिये के बारे में बताओ। गनी कोचवान ने मज़कूरा बंदे का हुलिया बयान कर दिया, जिसमें नुमाया शय उसके सर के घुंघराले बाल थे। मैंने गनी से पूछा, तुम्हारे लिए तो वो शख्स बिल्कुल अजनबी था ना? उसने इस बात में गर्दन हिला दी। मैंने पूछा, अगर वो बंदा दोबारा तुम्हारी नज़र से गुजरे तो तुम उसे पहचान लोगे? वो चंद लम्हात तक मुझे मुतज़ब्ज़ब दिखाई दिया, फिर बोला, जनाब, मैंने इस बंदे को रात के अंधेरे में देखा था, इसलिए पूरे यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं इसके घुंघराले बालों की वजह से पहचान लूँगा। ये तो तुम्हें यकीन है ना, वो बंदा हिंदूचक का रहने वाला नहीं? मैंने इत्माम हुज्जत के तौर पर पूछ लिया। सवाल ही पैदा नहीं होता जनाब। वो पुरवसूक लहजे में बोला, मैं हिंदूचक के एक एक बंदे को अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने तुफैल को मुखातिब करते हुए पूछा, और पिपली वाला के हवाले से तुम्हारा क्या ख्याल है? गनी ने इस बंदे का जो कद काठ और हुलिया बताया है, क्या ऐसा कोई शख्स पिपली वाला में रहता है? चंद लम्हे सोचने के बाद उसने नफ़ी में गर्दन हिलाई और बताया, नहीं जनाब, इसका मतलब ये हुआ कि वो बाहर का बंदा है। मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा, वो शेखुपुरा मोड़ से अनवार के साथ पिपली वाला पहुंचा था और फिर अनवार को बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया। इस आदमी तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है ताकि अनवार के कत्ल का मामला हल किया जा सके। मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके एक गहरी सांस ली, फिर गहरी संजीदगी से दोनों को बारी बारी देखते हुए कहा, तुम अपनी आंखें खुली रखकर घूमना और याददाश्त में उस बंदे के हुलियों को भी नक्श कर लो। मैं भी अपने तौर पर उसे ढूंढने की कोशिश करता हूँ। वो बंदा जल्द अज जल्द मुझे चाहिए। ठीक है जनाब, वो बैक ज़बान होकर बोले।
हम आपकी हिदायत पर पूरी तरह अमल करेंगे और अगर तुम लोगों को कोई और अहम बात पता चले तो पहली फुर्सत में मुझे बताना। मैंने ताकीदी अंदाज में कहा। उन्होंने मेरा हुक्म बजा लाने का वादा किया तो मैंने उन्हें जाने की इजाज़त दे दी। वो उठकर खड़े हुए तो मैंने तुफैल को मुखातिब करते हुए कहा, तुफैल, तुम घर जाकर अपने भाई सद्दीक को तसल्ली दिलासा देना। मैं कल किसी वक्त पिपली वाला का चक्कर लगाऊंगा। ठीक है जनाब, मैं भाई सद्दीक को संभालने की कोशिश करूंगा, वो ताउन आमीज अंदाज में बोला। इन्हें रुखसत करने के बाद मैंने कांस्टेबल अली मुराद को अपने पास बुलाया और इसे पुरइसरार घुंघराले बालों वाले बंदे के बारे में तफसील से आगाह करने के बाद कहा, अली नवाज, तुम इसी इलाके के रहने वाले हो। वो बंदा शेखुपुरा मोड़ से तांगे पर सवार हुआ था। मैंने उसका हुलिया तुम्हें ज़हन नशीन करा दिया है। उसे ढूंढ निकालना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा मलिक साहब, वो यकीन दहानी कराने वाले अंदाज में बोला। आगे अल्लाह की मर्जी। अल्लाह की मर्जी के आगे तो कुछ भी नहीं होता अली नवाज, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, और मैं अल्लाह की रज़ा को बड़ी अहमियत देता हूँ। मुझे उम्मीद है तुम मतलूबा बंदे को तलाश करने में ज़रूर कामयाब होगे। अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे मलिक साहब, वो पुरअज़्म लहजे में बोला। आमीन, मैंने सद के दिल से कहा। रात को सोने से पहले मैं लिबास ज़रूर तब्दील कर लिया करता था। ये लिबास आम लिबास से ज़रा मुख्तलिफ होता था। इलावा अजीम मेरी एक पुख्ता आदत ये भी रही है कि अपने क्वार्टर में आने के बाद जब मैं यूनिफॉर्म उतार कर घर के कपड़े पहनता था तो यूनिफॉर्म की तमाम जेबें अच्छी तरह चेक कर लिया करता था। उस रोज़ रात को जब मैंने यही अमल दोहराया तो एक शे की बरामद पर मैं चौंक उठा। वो डाक का एक लिफाफा था। सेकंड के 1000वें हिस्से में मुझे याद आ गया कि वो लिफाफा मुझे मकतूल की जामा तलाशी के दौरान में हाथ लगा था। मैंने चुपचाप उसे अपनी जेब में रख लिया था। जहन में यही था कि मुशीरनामा तैयार करने मौके की कार्रवाई के बाद मैं इस लिफाफे को खोलकर पढ़ूंगा, लेकिन फिर वो मेरे ध्यान से निकल गया और अब वो अचानक मेरे सामने आ गया था। लिफाफे की पेशानी पर अनवार का नाम और सियालकोट की एक फैक्ट्री का पता दर्ज था। ये खेलों का सामान बनाने वाला वही कारखाना था जहां मेरी मालूमात के मुताबिक अनवार नौकरी करता था। मैंने खुले हुए लिफाफे को खोलकर अंदर झांका। अंदर मुझे तयशुदा एक कागज नजर आया। ये बच्चों की किसी कापी से फाड़ा हुआ सफ़ा था। मैंने इस चौपर्द कागज को खोलकर पढ़ा। ये देखकर मुझे शदीद हैरत हुई कि इस कागज पर सिर्फ एक सतर तहरीर थी। मैंने उस सतर को पढ़ा। लिखा था, मैं फग्गन के पहले हफ्ते में रहने के लिए आऊंगी, तुम्हारी रे। ये एक सतरी तहरीर किसी रे ने अनवार के लिए लिखी थी और जुमले की तामीर से साफ जाहिर होता था कि वो रे कोई लड़की है, मसलन रफ़ीका, रिजवाना, रशीदा वगैरह। मैंने इस मुख्तसर सी तहरीर को कई बार पढ़ा और यही बात समझ में आई कि कोई लड़की रे अनवार की मोहब्बत में मुब्तला थी। जब ही उसने तुम्हारी रे के अल्फाज इस्तेमाल किए थे, रे ने इस खत के ज़रिए अनवार को इतला दी थी कि वो फग्गन एक देसी महीने का नाम के पहले हफ्ते में रहने आ रही है। कहाँ, इस हवाले से कुछ नहीं बताया गया था। अगर अनवार ये खत पढ़कर सियालकोट से पिपली वाला पहुंचा था तो इसका वाज़ेह मतलब यही था कि वो रे पिपली वाला में रहने आ रही थी। कहानी में लड़की के वजूद की आमद के साथ ही सनसनीखेज़ी और दिलचस्पी कई गुना बढ़ गई थी। अगर मैं इस रे तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो जाता तो अनवार के बहीमाना कत्ल का मामला बआसानी हल किया जा सकता था और इस रे के हवाले से मुझे 2 जगह से मालूमात हासिल हो सकती थी। नंबर 1 अनवार के घर से यानी सद्दीक, उसकी बीवी अल्लाह रखी और छोटी बहन कौसर से। नंबर 2 सियालकोट में मौजूद अनवार के रूममेट सफदर से। इस किस्म के इश्किया मामलात रूममेट से शेयर करने का एक अपना ही मज़ा है। मुझे यकीन था सफदर अनवार की रे के बारे में ज़रूर कुछ जानता होगा। मैंने कागज़ को तह करके लिफाफे के अंदर रखा और डाक खाने की मोहरों वगैरह का जायज़ा लेने लगा। हर खत पर महकमा डाक की जानिब से अमूमन 2 मोहरें ज़ब्त की जाती हैं, एक उस पोस्ट ऑफिस की जहां से वो ख़त चलता है और एक उस डाकखाने की जहां मज़कूरा ख़त को पहुंचना होता है। ये मोहरें बाकायदा तारीख के साथ लगाई जाती हैं। लिफाफे के जायजे के बाद मैं ये जानने में कामयाब हो गया कि वो ख़त 10 फरवरी को गुजरांवाला के एक पोस्ट ऑफिस से रवाना हुआ था और 12 फरवरी को सियालकोट के एक डाकखाने में वसूल किया गया था और आज 14 फरवरी थी। इससे यही जाहिर होता था कि अनवार रे का ख़त पढ़ते ही बेकरार हो गया था और इससे मिलने के लिए वो सियालकोट से
पिपली वाला पहुंच गया था। अगलब इम्कान इस बात का था कि मज़कूरा ख़त 13 फरवरी को अनवार के हाथ लगा होगा। ख़त मिलने के दूसरे ही दिन उसका पिपली वाला पहुंच जाना इस अमर का सबूत था कि वो रे से मिलने के लिए बेहद बेचैन था। लेकिन अफसोस के पिपली वाला में कदम रखते ही उसे मौत ने निगल लिया था। इस तनाज़ुर में मैं बड़े वसूख से ये कह सकता था कि अनवार का कत्ल लूट मार की नहीं बल्कि हसद और इंतकाम की एक संगीन वारदात थी। मैं गहरी संजीदगी से इस मामले पर गौर करने लगा। रे ने रहने आऊंगी के अल्फाज इस्तेमाल किए थे, जिससे जाहिर होता था कि वो पिपली वाला की रहने वाली नहीं बल्कि किसी दूसरे इलाके से वहां रहने आने वाली थी। फग्गन का महीना 12 फरवरी से शुरू हो जाता है और इसका इख्तिताम 13 मार्च पर होता है। इस हिसाब से आज फागन की 3 तारीख थी। रे ने फागन के पहले हफ्ते में आने की बाबत तहरीर किया था, यानी 12 से 18 फरवरी के दरमियान। इन हकायक की रोशनी में बड़े वसूख से कहा जा सकता था कि इस वक्त वो रे पिपली वाला में मौजूद होगी। इस सोच के साथ ही मुझे अपने वजूद में सनसनी सी दौड़ती महसूस हुई। अगर मैं इस रे तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो जाता तो फिर अनवार के कातिल की गर्दन मेरे मजबूत गिरफ्त में होती। मैंने सेकंड के 10वें हिस्से में फैसला कर लिया कि मुझे अभी और इसी वक्त पिपली वाला जाना चाहिए। इस वक्त रात के 9:30 बज रहे थे। मैंने यूनिफॉर्म दोबारा अपने बदन पर सजाया और क्वार्टर का दरवाजा बंद करके थाने में आ गया। शबीना ड्यूटी पर मामूर एएसआई मंजूर अहमद मुझे देखते ही चौंक उठा। बेसाख्ता उसके मुंह से निकला, मलिक साहब खैरियत तो है? खैरियत नहीं है मंजूर, मैंने गहरी संजीदगी से जवाब दिया। आप इस वक्त यूनिफॉर्म में? वो मुतजिब नज़र से मुझे देखते हुए बोला, क्या किसी खास मिशन पर रवाना होने का इरादा है? खासुल खास मिशन है, मैंने मुख्तसरन बताया। फिर कहा, मंजूर मेरे लिए फ़ौरन किसी सवारी का बंदोबस्त करो, मुझे अभी और इसी वक्त पिपली वाला जाना है। सवारी, वो सोच में पड़ गया। जनाब इस वक्त तो कोई तांगा वगैरह मिलना तो मुमकिन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। हाँ जाओ और ये कोशिश शुरू कर दो, मैंने तहकमाना अंदाज में कहा। मैं यहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। वो कोशिश करने के लिए रवाना हो गया। इंसान का जहन बड़ी अजीब और गरीब शय है। मैं बैक वक्त हाँ और ना की सोचें पैदा होती रहती हैं। इंसान मुसलसल ताईद और तजदीद की कैफियत से गुजरता रहता है। इन लम्हात में मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था। एक तरफ जहन ये कह रहा था कि इस वक्त पिपली वाला जाने की क्या ज़रूरत है, इस मामले को सुबह भी देखा जा सकता है। अगर रे वाकई वहाँ रहने आ चुकी है तो सुबह तक कहीं फरार नहीं हो जाएगी। इस बारे में कल भी मालूमात हासिल की जा सकती हैं। दूसरी जानब जहन इस सोच की तरदीद कुछ इस अंदाज में कर रहा था, आज के काम को कल पर टालना कोई दानिशमंदी नहीं, इसमें नुकसान भी हो सकता है। लिहाजा जो मामला अभी निमट जाए वो अच्छा है। मुझे पिपली वाला जरूर जाना चाहिए अभी और इसी वक्त। फर्ज का तकाजा भी यही था कि मैं अपनी नींद और आराम को कुर्बान करके फौरन पिपली वाला रवाना हो जाऊं। इधर मैंने पिपली वाला जाने के फैसले के हक में वोट दिया, उधर एएसआई वापस आ गया। मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा तो वो बोला, मलिक साहब मैंने आपके लिए सवारी का बंदोबस्त कर दिया है, क्या कोई तांगा हाथ लगा है? मैंने पूछा। तांगा नहीं जनाब, एक स्कूटर वाला, एएसआई मंजूर ने जवाब दिया। मैंने उलझन ज़दा नज़र से उसे देखा और कहा, स्कूटर वाला? जी मलिक साहब। वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, ये बंदा रेलवे स्टेशन के करीब एक पेट्रोल पंप पर काम करता है, इधर कंगनीवाला में इसकी रिहाइश है। ये अपनी ड्यूटी पर जा रहा था कि मैंने हाथ देकर रोक लिया। अब ये पहले आपको पिपली वाला पहुंचाएगा और इसके बाद पेट्रोल पंप का रुख करेगा। मैं एएसआई के साथ बातें करते हुए थाने के अहाते में निकल आया। फिर स्कूटर वाले से मेरी मुलाकात हो गई। उसके पास एक फटीचर सा वेस्पा स्कूटर था जिसने अपना नाम अमानुल्लाह बताया था। अमानुल्लाह की उम्र 45 साल के करीब रही होगी। वो एक सेहतमंद, मोटा ताज़ा और गेंडा नुमा शख्स था। रस्मी अलैक्सलैक के बाद मैंने उससे पूछा, अमानुल्लाह एएसआई ने तुम्हें काम के बारे में तो बता दिया है ना? जी थानेदार साहब। वो बड़े एहतराम के साथ बोला, मुझे आपको पिपली वाला पहुंचाना है। हाँ काम तो यही है। मैंने इस बात में सर हिलाया। फिर सवाल किया, क्या तुम इस वक्त ड्यूटी पर जा रहे थे? जी हाँ, रात में पूरे पेट्रोल पंप को मैं ही संभालता हूँ, उसने जवाब में बताया। पेट्रोल पंप का मालिक मुझ पर अंधा एतमाद करता है। ये स्कूटर भी इसी ने मुझे दे रखा है। बड़ी अच्छी बात है। मैंने तारीफी नज़र से उसे देखा और पूछा, तुम्हारी ड्यूटी कितने बजे शुरू होती है? रात को 10 बजे जनाब, उसने बताया।
फिर अपनी रेस्ट वॉच पर निगाह डालने के बाद बोला, 10 बजने में अभी 25 मिनट बाकी हैं। मेरा ख्याल है मैं आपको पिपली वाला छोड़ने के बाद बआसानी अपनी ड्यूटी पर पहुंच जाऊंगा। अगर 5-10 मिनट लेट हो भी गया तो कोई बात नहीं, मैं जब तक पेट्रोल पंप नहीं पहुंचूंगा दिन की ड्यूटी वाला बंदा जाएगा नहीं। अमानुल्लाह की इत्मीनान बख्श वजाहत सुनने के बाद मैंने उससे पूछा, क्या ख्याल है तो फिर चलें? बिल्कुल चलें जनाब, वो अपने वेस्पा की तरफ बढ़ते हुए बोला। अमानुल्लाह ने स्कूटर स्टार्ट किया और हम दोनों इस शैतानी चरखे पर सवार होकर पिपली वाला की जानिब रवाना हो गए। थाने से निकलते वक्त मैंने एएसआई मंजूर अहमद को सख्ती से हिदायत कर दी थी कि मेरी गैर मौजूदगी में वो चौकस और होशियार रहे। उसने मेरे हुक्म पर अमल करने का वादा किया था। मंजूर अहमद बहुत ही मेहनती और समझदार शख्स था। मुझे उम्मीद थी कि वो आगे चलकर बहुत तरक्की करेगा। पुलिस डिपार्टमेंट में उस वक्त भी और आज भी ऐसे फर्द शनास और बहादुर लोगों की कमी हमेशा महसूस होती रही है। अमानुल्लाह ने मुझे सद्दीक परचून वाले के घर के सामने ड्रॉप किया तो मैंने उसे दुआ दी, अल्लाह तुम्हारे नाम की लाज रखे। जी, वो हैरत भरी नज़र से मुझे देखने लगा। मैं कुछ समझा नहीं जनाब। मैंने फौरन वजाहत कर दी, देखो तुम्हारा नाम अमानुल्लाह है, यानी ऐसा शख्स जो अल्लाह की अमान और सलामती में हो। कुदरत यूं ही तुम्हारी हिफाजत करती रहे। इस दुआ का बहुत बहुत शुक्रिया थानेदार साहब। वो ममनूनियत भरे लहजे में बोला, आप मुझे दूसरे पुलिस वालों से बहुत मुख्तलिफ लगे हैं, इसलिए मैं आपसे एक सवाल करने की हिम्मत कर रहा हूँ। हाँ हाँ ज़रूर। उसकी सवालिया नज़र के जवाब में मैंने कहा, एक नहीं तुम 10 सवाल पूछ सकते हो। 10 नहीं सिर्फ एक जनाब। वो दो टोक अंदाज में बोला। फिर अपना मुद्दा बयान करते हुए पूछा, आपकी दुआ और मेरे नाम की लाज रखते हुए अल्लाह मुझे तो अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखेगा, लेकिन कोई ऐसा फार्मूला या वजीफा भी है कि हमारा पेट्रोल पंप किसी की ज्यादती का निशाना बनने से महफूज रहे? आखिर तुम्हारे पेट्रोल पंप के साथ ऐसा क्या हो गया है? मैंने तशवीशनाक नज़र से अमानुल्लाह की तरफ देखा। इसके पेचीदा सवाल ने मुझे गड़बड़ा कर रख दिया था। जनाब, चंद लोगों ने हमें बहुत परेशान कर रखा है। वो मस्कीन सी सूरत बनाकर बोला। कौन है वो कमबख्त? मैंने पूछा। वो आप ही के पेटी भाई हैं जनाब, उसने दुखी लहजे में बताया। ओह, मैं एक गहरी सांस खारिज करके रह गया। अब ये वजाहत बताने की ज़रूरत तो नहीं कि इन लोगों ने हमें किस तरीके से तंग कर रखा है। अमानुल्लाह ने शाकी लहजे में कहा, माशाल्लाह आप समझदार हैं, फ़ौरन समझ गए होंगे कि मेरा इशारा किस जानिब है। लगता है तुम पैदागिरी वगैरह की बात कर रहे हो। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। आपका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है जनाब। वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, हम भत्ता दे देकर तंग आ चुके हैं। जिस डिपार्टमेंट की सरबुलंदी के लिए मैं रात दिन कोशिश रहता था, जब इसके बारे में कोई ऐसी खबर सुनने को मिलती थी तो मेरा सर शर्म से झुक जाता था। लेकिन सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि शर्मिंदगी से वो हकीकत नहीं बदल पाती जिसकी निशानदेही अमानुल्लाह कर रहा था। अमानुल्लाह, मैंने गंभीर लहजे में कहा, तुम जिस पेट्रोल पंप पर सुपरवाइजर हो वो अगरचे मेरे थाने की हदूद में नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं वादा करता हूँ कि मैं किसी न किसी तरह तुम्हारा ये मसला जरूर हल करवा दूंगा। ये तो आपका बहुत बड़ा एहसान होगा जनाब। वो तशक्कुर आमेज अंदाज में बोला। फिर वो मुझसे पुरजोश मुसाफा करके रुखसत हो गया। मैं 2 कदम आगे बढ़ा और सद्दीक की दहलीज पर पहुंचकर दस्तक देने लगा। अमानुल्लाह के किरदार और गिफ्तार ने मुझे बेहद मुतासिर किया था। ये इसका एक नेक और काबिल कदर अमल था कि वो अपने वेस्पा पर मुझे पिपली वाला तक छोड़ने आ गया था, जिससे जाहिर होता था कि वो न सिर्फ एक अमन पसंद और शरीफ शहरी है बल्कि कानून का एहतराम करना भी जानता है। इलावा अजी, इसके किरदार का सबसे ज्यादा लायक तहसीन पहलू ये था कि उसे उस पेट्रोल पंप के मामलात की बड़ी फिक्र थी जहां पर वो मुलाजिम था। वो पेट्रोल पंप उसकी मलकियत नहीं था, लेकिन वो उसे अपना समझते हुए इसके लिए परेशान था। ऐसे मुखलिस, मेहनती और अपने मालिक से वफादार मुलाजिम बहुत कम देखने में आते हैं। ये अमानुल्लाह के किरदार की सरबुलंदी ही थी कि पेट्रोल पंप का मालिक उस पर अंधा एतमाद करता था और आमदरफ्त के लिए उसे एक स्कूटर भी दे रखा था। इन लम्हात में उसके लिए मेरे दिल से एक मरतबा फिर दुआ निकली, ए अल्लाह तो इस अमानुल्लाह को अपनी अमान में रखना। दस्तक के जवाब में दरवाज़ा मोहम्मद तुफैल ने खोला था। इसका मतलब यही था कि वो अभी तक मैयत वाले घर ही में मौजूद था। मुझ पर निगाह पड़ते ही वो चौंक उठा और बेसाख्ता इसके मुंह से निकला, थानेदार साहब आप इस वक्त? हाँ, एक अहम बात याद आ गई थी। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, सोचा आप लोगों से इसकी तस्दीक कर लूँ ताकि अनवार के कत्ल के मामले को जल्द अज जल्द हल किया जा सके। आए जी, आप अंदर आ जाएं। वो मेरे लिए दरवाज़ा खोलते हुए बोला। मैं मकतूल के घर में दाखिल हो गया।
1 मिनट के बाद मैं बैठक में सदीक, तुफैल और अल्लाह रखी के साथ बैठा हुआ था। सदीक की बीवी अल्लाह रखी पहली मर्तबा मेरे सामने आई थी। वो एक गोरी चिट्टी और मोटी तादी औरत थी। अल्लाह रखी की उम्र 50 के करीब रही होगी। उसने लीलन की सफेद चादर में खुद को अच्छी तरह लपेट रखा था। सिर्फ उसके हाथ और चेहरा खुला हुआ था। वो तीनों बड़ी मुतफक्किर और गंभीर नजरों से मुझे देख रहे थे। लालटीन की मध्यम रोशनी ने बैठक के माहौल को बड़ा पुरस्कार और सनसनीखेज बना रखा था। इस हैबतनाक और सन्नाटेदार खामोशी को मैंने ही तोड़ा। मैंने बारी बारी उन तीनों के चेहरों का जायजा लिया, फिर गैर इरादी तौर पर मेरी निगाह अल्लाह रखी पर आकर टिक गई। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए वहां मौजूद तमाम लोगों से एक मुश्तरका सवाल किया। मुझे अनवार के एक बहुत ही खास मामले का पता चला है। अगर आप में से कोई इस मामले की तफसील बता दे तो मैं बड़ी आसानी से अनवार के कातिल तक रसाई हासिल कर सकता हूँ। कैसा मामला थानेदार जी? सबसे पहले अल्लाह रखी ने मुझसे सवाल किया। इससे मिलते जुलते इस्तफसारात तुफैल और सदीक ने भी किए। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, मुझे मालूम हुआ है कि अनवार किसी लड़की से मोहब्बत करता था। जी? तुफैल ने हैरत भरी नजर से मुझे देखा। अनवार और मोहब्बत? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। ये आपने कहाँ से सुन लिया जनाब? सदीक ने सपाट आवाज में कहा। थानेदार जी, मेरा अनवार तो बहुत ही शर्मीला और बुज़दिल किस्म का लड़का था। ये काम इसके बस का कहाँ था? मेरे इल्म में तो ऐसी कोई बात नहीं। वो लम्हे भर के लिए मुतवक्किफ हुआ, फिर उलझन ज़दा अंदाज में इजाफा करते हुए बोला, आप इतने वसूख से ये बात कह रहे हैं तो इसकी कोई वजह भी होगी। आप जरा खुलकर मुझे बताएं। मैंने सदीक की फरमाइश को यकसर नजरअंदाज करते हुए अल्लाह रखी की जानिब देखा, फिर कहा, किसी इंसान का शरीफ, शर्मीला और बुज़दिल होना एक अलग बात है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि इन खसूसियात का हामिल शख्स इश्क और मोहब्बत ना कर सकता हो। तुम्हारा क्या ख्याल है अल्लाह रखी? आप ठीक ही कह रहे होंगे थानेदार जी, वो हिचकिचाहट आमेज अंदाज में बोली। पर यह तो बताएं कि लड़की का क्या चक्कर है? लगता है आपके जहन में उस लड़की के बारे में पूरी मालूमात हैं। मैंने महसूस किया कि तुफैल और सदीक की बनिस्बत अल्लाह रखी इस मामले में गहरी दिलचस्पी ले रही थी। मैंने इसी को घिसने का फैसला किया, क्योंकि इस बात का मुझे बाखूबी अंदाजा हो गया था कि वो दोनों भाई इस सिलसिले में मेरी कोई मदद नहीं कर सकेंगे। वो लड़की का जिक्र सुनते ही खाली जहन और फारिग ज़बान हो गए थे। अल्लाह रखी, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इस लड़की का नाम रे से शुरू होता है। रे से? वो मुतज़ब्ज़ब अंदाज में मुझे देखने लगी। और वो पिपली वाला की रहने वाली भी नहीं। मैंने नफ्सियाती अटैक जारी रखा। अल्लाह रखी परेशान नजर से मुझे देखते हुए गहरी सोच में डूब गई। मैंने बदस्तूर ठहरे हुए लहजे में कहा, वो पिछले 2 दिन से यहाँ पिपली वाला में रहने आई हुई है। अनवार इसी लड़की से मिलने आया था। और थानेदार साहब, सदीक ने बेहद उलझे हुए लहजे में कहा, आप ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं? मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। आप सीधा सीधा उस लड़की का नाम क्यों नहीं बताते? अगर मुझे उसका नाम पता होता तो मैं आप लोगों को ज़रूर बता देता। मैंने साफगोई का मुजाहरा करते हुए कहा। अल्लाह रखी ने पूछा, थानेदार जी, अगर आप इस लड़की को नहीं जानते तो फिर आपको ये कैसे पता चला कि उसका नाम रे से आता है? अल्लाह रखी, अल्लाह तुम्हारा भला करे, मैंने ठोस लहजे में कहा। फिर अपनी जेब में हाथ डालते हुए इजाफा किया, मुझे इस लड़की के नाम और पिपली वाला में आमद के बारे में इस खत से मालूम हुआ है। इन तीनों ने मतामलाना नज़रों से एक दूसरे को देखा, फिर इनकी सवालिया निगाहें मेरे चेहरे पर आकर ठहर गईं और वो बायक ज़बान होकर बोले, खत? ये ख़त मुझे अनवार की जामा तलाशी के दौरान में उसकी एक जेब में से मिला था। मैंने मज़कूरा ख़त इन्हें दिखाते हुए वजाहत की। ये ख़त 10 फरवरी को गुजरांवाला से सियालकोट भेजा गया था और 12 या 13 फरवरी को ये ख़त अनवार को मिला था। वो इस ख़त को पढ़कर ही यहाँ आया था अपनी महबूबा रे से मिलने। इस ख़त के अंदर लिखा क्या है? अल्लाह रखी ने तशवीश भरे लहजे में पूछा। मैंने मज़कूरा ख़त मोहम्मद तुफैल की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो तुम ये ख़त पढ़कर अपनी भाभी अल्लाह रखी को सुनाओ। वो खत को मेरे हाथ से लेते हुए मादूर लहजे में बोला, जनाब, मुझे तो लिखना पढ़ना बिल्कुल नहीं आता। फिर तुम ये खत अपने भाई सदीक को पढ़ने के लिए दो। खत थामने से पहले ही सदीक हैंड्स अप हो गया। मस्कीन सी सूरत बनाते हुए उसने कहा, जनाब, मैं भी अनपढ़ हूँ, ये काम मेरे बस का नहीं। अच्छा, मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। कमाल है सदीक,
तुम तो परचून की दुकान चलाते हो, लोग तुमसे उधार सौदा भी लेते होंगे, वो हिसाब किस तरह लिखते हो? ये आपने बिल्कुल सही कहा है जी कि लोग उधार सौदा भी लेते होंगे। वो बड़ी रसान से बोला, उधार के बगैर तो करियाने की दुकान चल ही नहीं सकती। मैं ऐसा करता हूँ जनाब। एक लम्हे को रुककर इसने गहरी सांस ली, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, जो भी औरत और मर्द मुझसे उधार सौदा लेता है, मैं उसका नाम, सौदा और सौदे की कीमत अपने ध्यान में महफूज कर लेता हूँ। फिर जब कोई स्कूल का बच्चा इधर से गुजरता है तो मैं बताकर उससे कॉपी में लिखवा लेता हूँ। मेरे पड़ोस में एक स्कूल मास्टर भी रहता है। मैं महीने के आखिर में मास्टर जमील से लोगों के उधार का तखमीना लगवा लेता हूँ। इस तरह मेरा काम चलता रहता है। वाह भाई वाह! मैंने सताइशी नज़र से सद्दीक की तरफ देखा। इसका मतलब है कि तुम्हारा हादसा बहुत अच्छा है। तुम अपनी याददाश्त के सहारे ये खेल खेलते हो। बस जी, गुजारा चल जाता है। वो सादगी से बोला। अल्लाह रखी मुझसे मुखातब होते हुए बोली, थानेदार जी, यहाँ कोई पढ़ा लिखा मौजूद नहीं। आप ही इस खत को पढ़कर सुना दें, जरा पता तो चले वो आर कौन नामुराद है जिसकी वजह से मेरा जवान जहान बेटा मौत के मुंह में चला गया। मैंने इस बात में गर्दन हिलाई और अल्लाह रखी की ख्वाहिश पूरी कर दी। ये क्या बात हुई जी? वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली, मैं फग्गन के पहले हफ्ते में रहने आऊंगी। तुम्हारी रे? यही तो बात है अल्लाह रखी। मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, मुझे इसी लड़की रे तक पहुंचना है जो यहाँ पिपलीवाला में रहने आई हुई है या फिर आजकल में आने ही वाली है। फग्गन का महीना शुरू हो चुका है। आज फग्गन की 3 तारीख है। इस हफ्ते के 4 दिन बाकी हैं। अनवार इसी रे से मिलने सियालकोट से यहाँ आया था। तुम्हारी रे से साफ पता चलता है कि अनवार और वो लड़की एक दूसरे से शदीद मोहब्बत करते हैं। मैंने सांस हमवार करने के लिए लम्हाती तवक्कुफ किया, फिर इजाफा करते हुए कहा, खत को देखकर यह भी पता चलता है कि इन दोनों में पहले भी इस नौयत की खत किताबत होती रही है और ज्यादा इम्कानात इस बात के हैं कि अनवार इस लड़की के बुलाने पर ही पिपलीवाला आया करता था, कभी 1.5 माह के बाद और कभी 2-2.5 माह के बाद। आप कैसी बात कर रहे हैं थानेदार साहब? सद्दीक ने दर्जीदा नजर से मुझे देखा। अनवार हमारा बेटा था, हम उसके माँ बाप हैं। फिर इस घर में इसकी छोटी बहन कौसर भी रहती है। वो हम लोगों से मिलने आएगा या किसी लड़की से मुलाकात करने। तुमने जो हकायक बयान किए हैं इनसे इनकार मुमकिन नहीं सद्दीक, मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा। मैं तुम्हारी तायीद करता हूँ, लेकिन इसके साथ ही ये भी एक खुली हकीकत है कि अनवार इस नामालूम लड़की के बुलाने पर ही पिपलीवाला आया था। इस खत में आगे भी तो कुछ लिखा होगा, अल्लाह रखी ने कहा। वो भी तो पढ़कर सुनाए थानेदार जी। हो सकता है इस बदबख्त के बारे में कोई इशारा मिल जाए। ना कुछ आगे और ना ही कुछ पीछे। मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, इस खत में बस यही एक जुमला लिखा हुआ है। आपने तो हमें एक नई उलझन में डाल दिया है जनाब। तुफैल ने मुतवहिश अंदाज में मेरी तरफ देखते हुए कहा। मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा, देखो तुम लोग उलझने या परेशान होने के बजाय अपने ज़हनों को काबू में रखो और अच्छी तरह सोचकर मुझे बताओ कि पिपलीवाला में किसके घर कौन लड़की रहने आई हुई है। ये कोई बहुत बड़ा गांव नहीं। अगर तुम लोग कोशिश करोगे तो मेरा ख्याल है कि 1 घंटे के अंदर ये पता चलाने में कामयाब हो जाओगे कि रे नामी वो लड़की कौन है जिसका पिपलीवाला में घर नहीं है और वो कहीं और से यहाँ आकर ठहरी हुई है या आने वाली है। जहाँ तक मेरा दिमाग काम करता है, अल्लाह रखी ने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, इस वक्त पिपलीवाला में बाहर से कोई लड़की नहीं आई हुई। वैसे मैं सुबह और तहकीक करूंगी। इस वक्त घर घर जाकर दरवाजे खटखटाना ठीक नहीं होगा। अल्लाह रखी बिल्कुल ठीक कह रही है जनाब, सदीक ने कहा। एक तो हमारे घर में सफ़े मातम बिछी हुई है, ऊपर से मैं तुम्हारी बात से इत्तेफाक करता हूँ सदीक, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। मैं भी कल सुबह ही कोशिश करने के बारे में कह रहा हूँ। वैसे घर घर जाकर दरवाजे खटखटाने का काम मैं इस वक्त भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं इस लड़की पर यह जाहिर नहीं करना चाहता कि मुझे इसके राज की खबर हो गई है। अगर वो मोहतात हो गई तो हाथ से निकल जाएगी और मैं ये नहीं चाहूंगा कि रे के कान खड़े हों। मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके बारी बारी इनके चेहरों का जायजा लिया, फिर अपनी बात पूरी करते हुए कहा, तुम लोग कल सुबह अपने अपने तौर पर निहायत ही एहतियात के साथ काम में लग जाओ। मैं कल दोपहर के बाद पिपलीवाला का चक्कर लगाऊंगा, फिर देखेंगे आगे क्या हो सकता है। जनाब आप जैसे कह रहे हैं हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे, तुफैल ने कहा, और इस बात का खास तौर पर ख्याल रखना
कि इस खत के बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। ये राज हम चारों के दरमियान ही रहेगा। मैंने तहकमाना अंदाज में कहा। आप बेफिक्र हो जाएं थानेदार जी, अल्लाह रखी ने बड़े इत्मीनान से कहा। ये राज हमारे सीनों में दफन रहेगा और मुझे उम्मीद है कि जब कल आप यहाँ आएंगे तो मैं ये काम कर चुकी होंगी। अगर वो रे की बच्ची पिपलीवाला में मौजूद है तो मेरी नज़र से बच नहीं सकेगी इंशाअल्लाह, मैंने मजबूत लहजे में कहा। फिर उठकर खड़ा हो गया। वो तीनों भी तकलीफ में खड़े हो गए। मैंने सद्दीक की तरफ देखते हुए कहा, मैंने अनवार के बैग वाला मसला हल कर दिया है। तुफैल ने तुम्हें इस बारे में बताया तो होगा। जी हाँ, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, मुझे पता चल चुका है कि अनवार सफरी बैग के बगैर ही आया था, लेकिन जनाब ये घुंघराले बालों वाला बंदा कौन है? मुझे लड़की रे के साथ ही इस घुंघराले बालों वाले बंदे की भी तलाश है। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, यह तो मालूम हो चुका है कि इस बंदे का ताल्लुक पिपलीवाला या हिंदू चक से नहीं। बहरहाल मैं इसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आपको भी इस सिलसिले में अपनी आंखें और कान खुले रखना होंगे। इन तीनों ने मेरी हिदायत पर अमल करने का वादा किया और मैं सद्दीक के घर से निकल आया। मेरा ख्याल है ये बताने की जरूरत नहीं कि मोहम्मद तुफैल वापसी में मुझे अपने तांगे पर थाने छोड़ने आया था। मैंने अपने कमरे में पहुंचकर एएसआई मंजूर अहमद को अपने पास बुला लिया और गहरी संजीदगी से कहा, मंजूर तुम थके हुए तो नहीं हो? नहीं मलिक साहब, वो नफी में सर हिलाते हुए बोला। आप हुक्म करें, क्या करना है? जो भी करना है वो कल ही करना होगा। मैंने कहा, मंजूर कल सुबह तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी। तुम सहपहर तक थाने में मौजूद रहोगे, इसके बाद तुम जा सकते हो। ठीक है जनाब, मैं सहपहर तक रुक जाऊंगा। वो सवालिया नजर से मुझे देखते हुए बोला। फिर पूछा, मलिक साहब कल कोई खास बात है? कल का आधा दिन तुम्हें मेरी जगह ड्यूटी देना होगी। मैंने मानीखेज अंदाज में बताया। इसका मतलब है आपको थाने से बाहर कहीं जाना है? इसकी जूद हिसी ने काम दिखा दिया। मैंने कहा, सिर्फ थाने ही से नहीं बल्कि गुजरांवाला से बाहर जा रहा हूँ, लेकिन मैं दोपहर तक वापस आ जाऊंगा। आप बेफिक्र होकर जाएं जनाब, मैं आपको किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। वो बड़े एतमाद से बोला। मैंने तारीफी अंदाज में कहा, मुझे तुमसे यही उम्मीद है मंजूर अहमद। आप गुजरांवाला से बाहर कहाँ जा रहे हैं? सियालकोट। मकतूल अनवार के बारे में थोड़ी तफ्तीश करना है। मजीद कोई सवाल करने की बजाय मंजूर ने इस बात में गर्दन हिला दी। मकतूल अनवार सियालकोट में डरमो वाले चौक के नजदीक एक गली में रिहाइश पजीर हुआ करता था। आजकल वो अपने असली घर जा चुका था, जहां बेशक एक रोज हम सबको जाना है। अनवार के साथ इस घर में वजीराबाद का रहने वाला सफदर भी रह रहा था। ये घर दरअसल रशीदा बीबी नामी एक बेवा औरत का था, जिसने अपना घर का एक कमरा इन दोनों को किराए पर दे रखा था। मैं सफदर ही से मुलाकात करने गुजरांवाला से सियालकोट पहुंचा था। गुजरांवाला से सियालकोट तक का रास्ता पौने घंटे का है। मैं अलल सुबह थाने से निकल आया था और इस वक्त सियालकोट पहुंच चुका था। उस वक्त मैं अवामी लिबास में था, ताहम अपने महकमे और अहदे की शनाख्त के अलावा सर्विस रिवाल्वर भी मेरे अवामी लिबास के अंदर मौजूद था। सफदर से मिलने के लिए दो ही मकामात पर कोशिश की जा सकती थी, एक इसकी कयामगाह पर और दूसरे उस कारखाने में जहां वो काम करता था। मैंने डरमो वाला चौक का रुख करने के बजाय खेलों का सामान तैयार करने वाले कारखाने की तरफ जाने का फैसला किया। अगर मैं सफदर को घर पर पकड़ने की कोशिश करता तो इस बात के इम्कानात बहरहाल थे कि वो मेरे वहां पहुंचने से पहले ही अपने कारखाने से रवाना हो चुका होता और मुझे उसके पीछे कारखाने तक दौड़ लगाना पड़ती। जबकि कारखाने जाने का फायदा ये था कि सफदर को बहरहाल वहीं आना था, मेरे पहुंचने से पहले या इसके बाद। मैं बस स्टैंड से एक तांगे पर सवार होकर खेलों का सामान बनाने वाले मज़कूरा कारखाने में पहुंच गया। कारखाने के दफ्तर नुमा कमरे में एक दुबले पतले और दराज कामत शख्स से मेरी मुलाकात हुई। उसने हल्की सी दाढ़ी भी रखी हुई थी, उम्र लगभग 40 साल रही होगी। मैंने अपना तारुफ कराते हुए कहा, मेरा नाम मलिक सफदर हयात है, मैं गुजरांवाला से आया हूँ, वहाँ के थाना सदर का इंचार्ज हूँ मैं। वो दराज कामत शख्स अपनी सीट से उठकर खड़ा हो गया। उसने बड़ी गर्मजोशी से मुझसे मुसाफा किया, फिर एक कुर्सी की जानिब इशारा करते हुए खुश इखलाकी से बोला, आप यहाँ तशरीफ रखें। मैंने मज़कूरा कुर्सी पर तशरीफ रख दी। वो भी दोबारा अपनी सीट पर बैठ गया और रस्मी अलैक सलैक के बाद कहा, मेरा नाम अब्दुल गफूर है, हुक्म करें कैसे आना हुआ। उसके हुस्न इखलाक ने मुझे मुतासिर किया था। मैंने पूछा, गफूर साहब
क्या इस कारखाने के मालिक आप ही हैं? नहीं जनाब, उसने नफी में गर्दन हिलाई। मैं तो यहाँ अकाउंटेंट हूँ, आप मुंशी वगैरह समझ लें। कारखाने के मालिक बाबू रफीक तो एक ज़रूरी काम से लाहौर गए हुए हैं। वो लम्हे भर के लिए मुतवक्किफ हुआ, फिर इजाफा करते हुए बोला, बाबू रफीक की गैर मौजूदगी में कारखाने के सारे मामलात में ही देखता हूँ। आप बताएं जनाब, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? काम बहुत छोटा सा लेकिन निहायत ही अहम है, मैंने गंभीर अंदाज में कहा। इसीलिए मुझे सुबह सुबह गुजरांवाला से सियालकोट आना पड़ा। इसके चेहरे पर भी संजीदगी नमूदार हो गई। ठहरे हुए लहजे में बोला, सफदर हयात साहब, मैं आपकी बात तसल्ली से सुनता हूँ। पहले ज़रा आपके लिए नाश्ते पानी का बंदोबस्त। इस तकल्लुफ की ज़रूरत नहीं अब्दुल गफूर। मैंने हाथ उठाकर उसे मजीद बोलने से रोक दिया और कहा, मैंने अभी बस स्टैंड पर बड़ा तगड़ा नाश्ता किया है। उसने मेरी खातिर तवाज़ा के लिए थोड़ी जिद की, लेकिन मेरे चिट्टे इनकार के बाद वो बाज आ गया और गहरी संजीदगी से बोला, जी थानेदार साहब, हुक्म करें, मैं आपकी क्या खिदमत करूं? मैंने कहा, मुंशी जी, इस कारखाने में दो लड़के काम करते हैं। एक का नाम सफदर और दूसरे का नाम अनवार है। सफदर वजीराबाद का रहने वाला है और अनवार का ताल्लुक आपके शहर गुजरांवाला से है। वो मेरी बात पूरा होने से पहले ही बोल उठा, वो वहाँ के एक गांव पिपली वाला का रहने वाला है। ये दोनों लड़के यहाँ डरमो वाले चौक में किराए के एक मकान में रहते हैं। अल्लाह आपका भला करे मुंशी जी। मैंने अब्दुल गफूर को इसके देसी ओहदे से मुखातिब किया। मैं उन्हीं दोनों के सिलसिले में यहाँ आया हूँ। उसके कान खड़े हो गए। चौंक कर मेरी तरफ देखते हुए बोला, खैरियत तो है ना जनाब? अनवार तो कल ही यहाँ से गया है। आप गुजरांवाला से आए हैं, इससे जाहिर होता है कि अनवार के साथ कोई गड़बड़ हो गई है। आप एक ज़हीन और समझदार अकाउंटेंट हैं गफूर साहब, मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। आप ये बताएं कि अनवार कल कितने बजे यहाँ से गया है? वो कल सुबह जब कारखाने आया था तो इसने मुझे बताया था कि इसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। मुंशी गफूर ने संजीदा लहजे में जवाब दिया। अनवार ने किसी खत वगैरह का भी जिक्र किया था। वो 2 दिन के लिए घर जाना चाहता था। मैंने कहा कि दोपहर के बाद चले जाना और वो चला गया। बस इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं जानता। अनवार ने जिस खत का जिक्र किया था, मैं गफूर मुंशी की आंखों में देखते हुए सवाल किया, आपने वो खत पढ़ा था? नहीं जनाब, मैंने खत पढ़ने की ज़रूरत महसूस नहीं की। अनवार बहुत ही शरीफ और ईमानदार लड़का है। मैंने इसकी ज़बान पर एतबार करके उसे छुट्टी दे दी थी। मुंशी ने बताया। फिर तशवीश भरे अंदाज में मुझसे पूछा, थानेदार साहब, आपने अभी तक ये नहीं बताया कि आखिर मामला क्या है? मेरा दिल कह रहा है कि अनवार के साथ कोई बड़ी गड़बड़ हो गई है। तुम्हारा दिल गलत नहीं कह रहा गफूर, मैंने कहा। अनवार के साथ बड़ी संगीन गड़बड़ हो चुकी है। क्या जनाब? उसकी आंखों से तफक्कुर झलकने लगा। मैंने निहायत ही मुख्तसर अल्फाज में अब्दुल गफूर को सूरत हाल से आगाह कर दिया। उसने पूरी तवज्जो से मेरी बात सुनी और आखिर में एक अफसरदा सी सांस खारिज करने के बाद बोला, ये तो बहुत बुरा हुआ जनाब, बहुत बुरा। हाँ, बुरा तो हुआ, मैंने ताईदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा, लेकिन इस बुरे को अब एक ही तरीके से अच्छा किया जा सकता है। वो कैसे जनाब? वो सवालिया नज़र से मुझे देखने लगा। मैंने कहा, अनवार के कातिल या कातिलों को गिरफ्तार करने के बाद इबरतनाक इंजाम से दो चार करके। आप ठीक कह रहे हैं थानेदार साहब, गफूर ने पुरसोच अंदाज में गर्दन हिलाई। अनवार को इस दुनिया में वापस लाना तो मुमकिन नहीं। अगर इसके कातिलों को पकड़कर करार वाकई सजा दिलवा दी जाए तो इसके साथ इंसाफ हो जाएगा। मैं इसी सिलसिले में तो यहाँ आया हूँ, मैंने ठोस लहजे में कहा। जी। मुंशी गफूर सरासीमा नज़र से मुझे देखने लगा। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि अनवार के कातिलों का ताल्लुक इस कारखाने से या सियालकोट से है? इस बात के इम्कानात को नज़रअंदाज तो नहीं किया जा सकता, लेकिन मैंने फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने फ़ौरन वजाहत कर दी। अलबत्ता ये ज़रूर है कि यहाँ से मुझे अनवार की मोहब्बत के बारे में काफ़ी मालूमात मिल सकती हैं जो उसके कातिलों तक रसाई हासिल करने में मेरी मदद करेंगी। इस किस्म की मालूमात आप किससे लेना चाहेंगे? मुंशी गफूर ने पूछा। मैं तो आपके सामने हाजिर हूँ, किसी और को बुलाना हो तो हुक्म करें। आप इस हवाले से जो कुछ भी जानते थे वो मेरे इल्म में आ चुका है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। आप जरा सफदर वजीराबादी को बुला लें। हाँ, ये आपने बिल्कुल ठीक कदम उठाया है, वो सराहने वाले अंदाज में बोला। ये दोनों एक ही कमरे में रहते थे। सफदर को यकीनन अनवार की इश्कबाजी की खबर होगी, वो इस मामले पर रोशनी डाल सकता है। मैं अभी उसको यहाँ बुलाता हूँ। मैंने इस बात में गर्दन हिलाने पर इक्तफा किया।
मुंशी अब्दुल गफूर की कोशिश रंग लाई और ठीक 5 मिनट के बाद सफदर मेरे सामने कारखाने के दफ्तर में बैठा हुआ था। सफदर की उम्र 24-25 साल से ज्यादा नहीं होगी। वो भारी भर कम हब्से का मालिक था। मैंने जामे अल्फाज में अपनी आमद की गर्दो गायत से उसे आगाह किया और आखिर में कहा, सफदर, अब तुम मुझे बताओगे कि अनवार रे नामी किसी लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार था। मैं जानता हूं तुमसे ये मामला ढका छुपा नहीं होगा। मुझे अनवार की मौत का बड़ा सदमा है जनाब। वो गुलूगीर आवाज में बोला। लेकिन के बाद उसने एक जुमला अधूरा छोड़ा तो मैंने जल्दी से कहा, सफदर, अगर तुम्हें अपने दोस्त अनवार से वाकई हमदर्दी है और तुम्हारी ख्वाहिश है कि मैं उसके कातलों को इबरतनाक सजा दिलवाऊं तो मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश न करना, वरना मैंने धमकी आमेज अंदाज में जुमला नामुकम्मल छोड़ा। फिर संगीन लहजे में कहा, तुम्हारी किसी भी गलत बयानी पर मैं तुम्हें गिरफ्तार करके जेल भी भिजवा सकता हूँ। नहीं जनाब, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। वो कानों को हाथ लगाते हुए बोला, मैं भी यही चाहूंगा कि अनवार के कातलों को सख्त तरीन सजा मिले। तो फिर फौरन से पेशतर तुम मेरे पूछे गए सवाल का जवाब दे दो। मैंने इसकी आंखों में देखते हुए पुचकारने वाले अंदाज में कहा। वो गहरी संजीदगी से बोला, थानेदार साहब, ये हकीकत है कि अनवार रोजी नामी एक लड़की से मोहब्बत करता था। उसका असल नाम तो रोजीना है, लेकिन सब उसे रोजी कहकर ही पुकारते हैं। वो रोजी का खत मिलने के बाद ही उससे मुलाकात के लिए गुजरांवाला गया था। मैंने एक इत्मीनान भरी सांस खारिज की और सफदर से कहा, ये बात मैं जान चुका हूँ कि ये रोजी पिपली वाला में नहीं रहती। क्या तुम्हें अनवार ने बताया था कि वो किस इलाके की है और पिपली वाला में वो किसके घर में आकर ठहरती है? जी, मैं इस बारे में अच्छी तरह जानता हूँ। वो इस बात में सर हिलाते हुए बोला, ये रोजी दरअसल गुजरांवाला के एक मोहल्ले बख्ते वाला की रहने वाली है। उधर पिपली वाला में रोजी की खाला का घर है। ये अपनी खाला मुख्तारा से मिलने और इसके घर में रहने जाती थी। इसी दौरान में इन दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। वो लम्हे भर को सांस लेने के लिए मुतवक्किफ हुआ, फिर इजाफा करते हुए बताने लगा, मुख्तारा का घर अनवार के घर के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए मोहब्बत के इब्तदाई मराहिल में इन्हें कोई परेशानी नहीं उठाना पड़ी थी। तुम ये कहना चाह रहे हो कि मुख्तारा और अनवार एक दूसरे के पड़ोसी हैं? सफदर के इंकशाफ ने मेरे अंदर एक सनसनी सी भर दी। वो पुरइत्माद लहजे में बोला, जी हाँ, मेरे कहने का यही मतलब है। अनवार ने मुझे यही कुछ बता रखा है। अनवार ने तुम्हें रोजीना और फिरोजी के बारे में और क्या क्या बताया था? मैंने इज़तरारी लहजे में इस्तफसार किया। मसलन ये कि वो मोहल्ले बख्तेवाला में कहाँ रहती है, इसके माँ बाप का नाम क्या है, वगैरह वगैरह। नहीं जनाब, इस हवाले से अनवार ने मुझे कुछ नहीं बताया था। वो सादा से लहजे में बोला, मोहल्ला बख्तेवाला मेरे थाने से बहुत करीब था। वहाँ रोजी और इसके घर वालों का सुराग लगाना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। ये बात तो मुझे सदीक एंड कंपनी से भी मालूम हो सकती थी कि इनके पड़ोस में रहने वाली मुख्तारा की बहन बख्तेवाला में कहाँ रहती है। वैसे ये बात बड़ी ज़बरदस्त थी कि अनवार और रोजी की मोहब्बत बड़े खुफिया अंदाज में कामयाबी से चल रही थी और अनवार के घर वालों को मुतलक इस बात का एहसास नहीं था कि उनका बेटा और मेहमान पड़ोसन चमने मोहब्बत में कौन कौन से गुल खिला रहे थे। मैंने घुमा फिराकर सफदर से घुंघरियाले बालों वाले बंदे के बारे में भी मुतादिद सवालात किए, लेकिन वो मर्द मज़कूरा के हवाले से किसी भी नौयत की मालूमात नहीं रखता था। यही सवाल मैंने एक मुख्तलिफ दावे से भी पूछ लिया। सफदर, क्या अनवार ने कभी अपने किसी रकीब का भी जिक्र किया था, कोई ऐसा बंदा जो इनकी मोहब्बत से जलता हो? उसने नफी में गर्दन हिलाई और बोला, नहीं जनाब, इस किस्म की कभी कोई बात नहीं हुई। सफदर मुझे जिस हद तक मालूमात फराहम कर चुका था वो मेरे लिए काफ़ी थी। वहाँ मजीद रुक कर वक्त ज़ाया करना बेवकूफ़ी होती। लिहाजा मैंने सफदर को मुख्तलिफ किस्म की एहतियाती हिदायत दी और मुंशी अब्दुल गफूर समेत सफदर का भी शुक्रिया अदा करने के बाद खेलों का सामान बनाने वाले इस कारखाने से निकल आया। एक बात का मैं जिक्र करना भूल गया। मैंने सफदर से अनवार के नीले बैग के बारे में भी पूछा था। उसने भी इस अमर की तस्दीक कर दी थी कि इस बार अनवार अपना वो सफरी बैग घर में ही छोड़ गया था और जाते वक्त उसने सफदर को बताया था कि वो 1-2 रोज में वापस आ जाएगा। मैं इस रोज यानी 15 फरवरी को दोपहर के वक्त सियालकोट से वापस अपने थाने आ गया। इस वक्त तक अस्पताल से मकतूल अनवार की पोस्टमार्टम शुदा लाश नहीं आई थी। मैंने ASI मंजूर अहमद को अपने पास बुलाकर कहा, मैं एक चक्कर पिपली वाला का लगाऊं, फिर तुम्हारी छुट्टी है।
उसने फर्मा बरदारी से इस बात में सर हिलाया और कहा, आपके चेहरे पर छलकने वाले जोश से पता चलता है कि सियालकोट से आप कोई अहम सुराग लेकर आए हैं। बिल्कुल ऐसी ही बात है मंजूर अहमद, मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा, लेकिन इस सिलसिले में तफसीली गुफ्तगू बाद में आराम से बैठकर होगी। अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ, मेरा फौरी तौर पर पिपली वाला पहुंचना बहुत ज़रूरी है। ओके मलिक साहब, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। मैंने कांस्टेबल अली मुराद को साथ लिया और पिपली वाला जाने के लिए थाने से निकलने वाला ही था कि कांस्टेबल हशमतुल्लाह मेरे पास आया। मैंने महसूस किया कि वो मुझसे कुछ कहना चाहता है। मैंने सरसरी लहजे में कहा, हाँ हशमत, क्या बात है? जनाब, मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ, इसने हिचकिचाहट आमेज अंदाज में कहा। फिर कांस्टेबल अली मुराद को देखते हुए बोला, लेकिन तन्हाई में। ठीक है, तुम अपनी इस ज़रूरी बात को घंटा 2 घंटा अपने अंदर रोके रखो। मैंने अली मुराद के साथ आगे बढ़ते हुए कहा, मैं पिपली वाले से वापस आने के बाद तुम्हारी राम कहानी सुनूंगा। ओके, ठीक है जनाब, वो मायूसी भरे लहजे में बोला। मैंने कांस्टेबल हशमतुल्लाह को नजरअंदाज किया और कांस्टेबल अली मुराद के साथ पिपली वाला रवाना हो गया। सदीक एंड कंपनी ने मेरे चेहरे से झलकने वाले दबे दबे जोश को महसूस कर लिया था। तुफैल ने मुझसे पूछा, थानेदार साहब, लगता है आपने अनवार के कातिल का सुराग लगा लिया है। हाँ, तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है तुफैल, मैंने इस बात में जवाब दिया, और आज का सूरज गरूब होने से पहले मैं कातिल तक रसाई भी हासिल कर लूंगा। मैं आमतौर पर इस किस्म के दावे करने का आदी नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं मैं उस वक्त किस कैफियत में था कि ऐसी वसू की बात कह दी। हालांकि कातिल के हवाले से अभी तक मेरा अपना जहन भी क्लियर नहीं था। हो सकता है मेरे कहे हुए इन अल्फाज में भी कुदरत की कोई ना कोई मसलहत हो। मेरा ये ईमान है कि अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता, और कायनात में रूनुमा होने वाली हर एक छोटी बड़ी जुम्बिश में उसकी कोई ना कोई मसलहत छुपी होती है। ये अलग बात है कि आम इंसान इसकी मसलहतों को समझ नहीं पाता और उलझा रहता है। मैंने यहाँ पर आम इंसान का हवाला दिया है, लेकिन जो लोग अल्लाह के दोस्त हैं वो इसकी मंशा और रज़ा से बखूबी वाकिफ होते हैं। आप मेरे इस यकीन से इत्तफाक करें या ना करें, इससे कोई फर्क अलबत्ता पड़ता नहीं। मेरे दावे में छुपी हुई खुशखबरी ने इन तीनों को चौंकने पर मजबूर कर दिया। अल्लाह रखी ने इस तरारी लहजे में पूछा, थानेदार जी, वो कमजात शैतान की औलाद कौन है जिसने मेरे जवान बेटे की जान ले ली? अभी तक मैं कातिल के नाम तक नहीं पहुंचा हूं, मैंने तसल्ली आमेज अंदाज में कहा, लेकिन शाम तक इंशाअल्लाह इस सिलसिले में मुझे ज़रूर कामयाबी होगी। अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे, सद्दीक ने कमज़ोर आवाज़ में कहा। फिर पूछा, जनाब, क्या आपका इशारा इसी घुंघराले बालों वाले बंदे की तरफ है? हाँ, वो भी अनवार का कातिल हो सकता है, मैंने ख्याल अफरोज लहजे में कहा, और कोई दूसरा भी। असल बंदे तक पहुंचने के लिए मुझे आप लोगों के सच्चे ताउन की ज़रूरत है। थानेदार जी, अल्लाह रखी मुझसे मुखातिब होते हुए बोली, हम तो आपके साथ सच्चा और ख़ास तावन ही कर रहे हैं। मैंने अल्लाह रखी को सवालात की बाड़ पर रख लिया। अल्लाह रखी, तुमने कल रात बड़े इत्मीनान से कहा था कि आज जब मैं पिपली वाला आऊँगा तो तुम ये मालूम करके रखोगी किस घर में कौन सी रे नाम की लड़की रहने आई हुई है या रहने के लिए आने वाली है। उस काम का क्या हुआ? मैंने वो काम कर दिया है जी, वो फखरिया अंदाज में बोली। मतलब ये कि तुम्हें पता चल गया है? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखते हुए पूछा। वो रे लड़की कौन है और किस घर में रहने आई हुई है? मैंने अभी तक इन तीनों को अपने सियालकोट वाली कामयाबी की हवा नहीं लगने दी थी। मैं पहले इन्हें घिस कर देखना चाहता था कि वो कितने गहरे पानी में खड़े हैं। इसके बाद मुझे वो सनसनीखेज इंकशाफ करना था। मेरे चुभते हुए तीखे सवाल के जवाब में अल्लाह रखी ने बताया, नहीं जनाब, वो नफी में गर्दन हिलाते हुए बोली, मैंने चंगी तरह पता कर लिया है, यहाँ पिपली वाला के किसी घर में कोई रे नामी लड़की मेहमान बनकर नहीं आई और ना ही आने वाली है। मेरा ख्याल है, लम्हाती तवक्कुफ के बाद उसने इजाफा किया, आपको अनवार की मोहब्बत का खामखा शक हुआ है। ऐसा कोई चक्कर सिरे से है ही नहीं। मैंने अल्लाह रखी के ख्याल को अक्सर नजरअंदाज करते हुए कड़े लहजे में पूछा, क्या तुम्हारी तहकीक और तफ्तीश ने अपने पड़ोस के दरवाजे पर भी दस्तक दी थी? जी, क्या मतलब? वो मतजब्जब अंदाज में मुझे देखने लगी। धमाका करने का वक्त आ गया था, लिहाजा मैंने सरसराते हुए लहजे में कहा, मतलब ये कि क्या तुमने अपनी पड़ोसन मुख्तारा बीबी से भी रे के बारे में पूछा है? नहीं जी,
इसका तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा। वो खजालत ज़दा अंदाज में बोली। मैंने कहा, ऐसी ही सूरत हाल के लिए कहा जाता है चराग तले अंधेरा। सद्दीक ने तशवीश भरे लहजे में इस्तफसार किया, थानेदार जी, हमारी पड़ोसन मुख्तारा को क्या हुआ है? मुख्तारा को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसकी बहन को, बल्कि इसकी भांजी रोजीना उर्फ रोजी को बहुत कुछ होने वाला है। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। फिर अल्लाह रखी की आंखों में झांकते हुए पूछा, क्या ये सच है कि मुख्तारा की एक बहन उधर मोहल्ला बख्तेवाला में रहती है? वो थूक निगलते हुए बोली, जी ये बात सच है, और इस बात में भी किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं कि मुख्तारा की भांजी रोजीना उर्फ रोजी उर्फ रे गाहे बगाहे अपनी खाला के घर पिपली वाला में रहने आती है। मैंने सपाट लहजे में कहा, और ये भी एक इत्तेफाक है कि इन्हीं दिनों अनवार भी कारखाने से छुट्टी लेकर यहाँ चला आता था। तो अल्लाह रखी एक ही लफ्ज़ की तकरार के बाद सनसनीखेज नज़र से मुझे देखने लगी। मैंने भी इसी अंदाज में जवाब दिया, जी जी जी, यहाँ इतना कुछ होता रहा और हमें पता नहीं चला। सद्दीक ने हद दर्जा हैरत का इजहार करते हुए कहा, वो इसलिए पता नहीं चला कि तुम लोग उल्लू के पट्टे हो। मैंने तलखी से कहा, तुम लोगों की नाक के नीचे सब कुछ होता रहा और तुम्हें कोई खबर ही नहीं। तुम अंधे और गूंगे बहरे बने रहे। मैंने थोड़ा वक्फा देकर एक सुकून आवर सांस खारिज की, फिर इजाफा करते हुए कहा, मुझे अनवार के दोस्त और रूममेट सफदर वजीराबाद की ज़बानी हकीकत का पता चल गया है। मैं बख्तेवाला में मुख्तारा की बहन के घर का दरवाज़ा खटखटाऊंगा, फिर रोज़ी मेरे सामने होगी। रोज़ी जब मेरे काबू में आ जाएगी तो फिर उसकी ज़बान से ये उगलवाने में मुझे किसी दिक्कत का सामना नहीं रहेगा कि उसने ख़त लिखकर अनवार को पिपली वाला बुलाया तो वो खुद यहाँ क्यों नहीं पहुँची, और ये कि इनकी मोहब्बत से कौन जलता था, कौन था अनवार का दुश्मन। थोड़ी देर पहले जब अल्लाह रखी मुझे अपनी कारकर्दगी से आगाह कर रही थी तो उसने ये भी बताया था कि इसके पड़ोस में अभी रोज़ी रहने के लिए नहीं आई हुई। ये इंकशाफ उसने मेरी डांट के नतीजे में किया था कि इन्हें अपने पड़ोस की भी खबर नहीं। बच्चा बगल में, ढंडोरा शहर में, और चराग तले अंधेरा की मिसालें भी मैंने दी थी। वो तीनों उलझन ज़दा और तशवीश भरी नज़रों से मुझे देख रहे थे। मैंने बारी बारी इन तीनों के चेहरों का जायज़ा लिया, फिर सरसराते हुए लहजे में पूछा, मुख्तारा की बहन और भांजी रे के घर का पता मालूम करने के लिए मुझे तुम्हारे पड़ोस का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा या तुम में से कोई रोज़ी के घर से वाकिफ़ है? मैं बताती हूँ जी। अल्लाह रखी जल्दी से बोली, मुख्तारा की बहन सुल्ताना बीबी बख्तेवाला में गैप के करीब रहती है। उधर मस्जिद वाली गली में उसका घर है। रोज़ी के बाप का नाम यूसुफ अली है। यूसुफ ने इसी इलाके में आरा मशीन लगा रखी है। रोज़ी उनकी अकलौती लड़की है। अगर आप गैप पर पहुंचकर किसी से भी यूसुफ आरे वाला के बारे में पूछेंगे तो वो सीधा आपको उसके घर तक पहुंचा देगा, मस्जिद वाली गली में। ये सारी तफसील मुझे सुल्ताना ने बताई थी। वो जब भी अपनी बहन मुख्तारा से मिलने आती थी तो हमारे घर में भी उसका आना होता था। मेरे घर में तो रोज़ी भी आया करती थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि उसने अफसोस भरे मानी खेज अंदाज में जुमला अधूरा छोड़ा। तो मैंने जल्दी से कहा, अल्लाह रखी, कमान से निकला हुआ तीर, ज़बान से अदा होने वाले अल्फाज और गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता, इसलिए पछताने या इजहार अफसोस करने का कोई फ़ायदा नहीं। देखना ये है कि अब आगे क्या होगा। आप लोगों के लिए मेरा एक मशवरा है। वो तीनों सवालिया नज़रों से मुझे देखने लगे। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, रोज़ी इस वक्त अपनी खाला के घर में मौजूद नहीं। मैं यहाँ से सीधा बख्तेवाला जा रहा हूँ, यूसुफ आरे वाले के घर। जब तक मैं वहाँ अपनी कार्रवाई मुकम्मल न कर लूँ, आप अपने पड़ोसियों को मेरे मिशन की हवा भी नहीं लगने देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है ना? इन तीनों ने बड़े भरपूर अंदाज में अपने सर को इसाबती जुम्बिश दी। मैं जाने के लिए उठकर खड़ा हो गया। सद्दीक ने हसरत भरी नज़र से मुझे देखते हुए पूछा, अनवार की लाश आज हमें मिल जाएगी ना? ये सवाल वो पहले भी 2-3 मरतबा मुझसे पूछ चुका था। वो जिस सदमे से गुजर रहा था, इसका तकाजा यही था कि अगर वो 100 मरतबा मुझसे ये सवाल करे तो मुझे जवाब देना है। मैंने ठहरे हुए तसल्ली आमीज़ लहजे में कहा, मुझे पूरी उम्मीद है कि शाम से पहले अस्पताल वाले अनवार की लाश को थाने पहुंचा देंगे। मैं तुम्हारे भाई तुफैल को अपने साथ लेकर जा रहा हूं। जैसे ही अनवार की लाश थाने पहुंचेगी, मैं ज़रूरी कार्रवाई के बाद तुफैल के हाथ इसे पिपली वाला रवाना कर दूंगा। इनके साथ मैं अपने थाने के 2 सिपाही भी भेज दूंगा ताकि रास्ते में कोई मसला पैदा ना हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, वो ममनूनियत भरे अंदाज में बोला। मैं और कांस्टेबल अली मुराद तुफैल के तांगे पर सवार होकर थाने की तरफ चल पड़े। रास्ते में मैंने अली मुराद से पूछा, यार अली मुराद, मैंने तुम्हारे जिम्मे एक काम लगाया था, उसका क्या हुआ? वो घुंघराले बालों वाले बंदे का काम जी?
हाँ, मैं उसी नामालूम नामुराद की बात कर रहा हूँ। मैंने आसपास के इलाके की रिसर्च मुकम्मल कर ली है जनाब, अली मुराद ने फखरिया लहजे में बताया। मैं अभी तक घुंघराले बालों वाले 2 अफराद को ढूंढ पाया हूँ जनाब। कौन है वो दोनों? मैंने पुरइश्तियाक लहजे में पूछा। एक का नाम एहसान और दूसरे का मुश्ताक उर्फ मुश्ताका है जी, अली मुराद ने जवाब दिया। मैंने पूछा, ये दोनों करते क्या हैं और इनके घर किस तरफ हैं? एहसान तो जनाब बर्फ बनाने वाले कारखाने में काम करता है, अली मुराद ने बताया। उसका घर सब्जी मंडी के करीब है, थाने के उस तरफ। उसने मगरिब की समत इशारा किया, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, और ये मुश्ताका गैप के पास मस्जिद वाली गली में रहता है। मैं उछल पड़ा। थोड़ी देर पहले सद्दीक के घर में गैप और मस्जिद वाली गली का खासा जिक्र हुआ था और ये जिक्र रोजी के हवाले से था। इसका मतलब था इस केस की कड़ियां एक एक करके आपस में मिलने लगी थी। मुश्ताका घुंघराले बालों वाला और रोजी में कोई ताल्लुक यकीनन हो सकता था। अगर मैं गैप को मरकज़ निगाह बनाकर केस का गैप भर डालता तो कातिल की गर्दन मेरी मजबूत गिरफ्त में आ सकती थी। मैंने सनसनीखेज लहजे में अली मुराद से कहा, अली मुराद, इस मुश्ताका के बारे में तुम्हारी रिसर्च मजीद क्या कहती है? जनाब, उसने ठहरे हुए अंदाज में जवाब दिया, मुश्ताक उर्फ मुश्ताका मस्जिद के इमाम साहब का बेटा है जनाब। वो अपनी माँ के साथ मस्जिद वाली गली ही में रहता है। मुश्ताका कोई काम दाम लगकर नहीं करता, अक्सर आवारा घूमता नजर आता है। मेरे मतलूबा बंदे यानी मुतवक्का कातिल की खूबियाँ एक एक करके मुश्ताका में जमा होती जा रही थी। मैंने अली मुराद से पूछा, तुमने बताया है कि मुश्ताका और इसकी माँ मस्जिद वाली गली ही में रहते हैं, तो क्या इसका बाप इनके साथ नहीं रहता? मौलवी खैरदीन इमाम मस्जिद कुछ अरसा पहले तक घर में ही इनके साथ रहा करता था, अली मुराद वजाहत करते हुए बोला। लेकिन बेटियों की शादी के बाद उसने घर छोड़ दिया है और अब उसका मुस्तकिल ठिकाना मस्जिद के अंदर ही है। इस हिजरत की कोई ख़ास वजह? मैंने कुरेदने वाले अंदाज में पूछा। जी है, ख़ास वजह भी। वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, मौलवी खैरदीन को अपनी बीवी और बेटे से ढेरों शिकायत हैं। सुनने में आया है कि इसकी बीवी जाहिदा बड़ी बदज़बान औरत है और मुश्ताका भी सरकशी और नाफरमानी की आखिरी मनाजिल से गुजर रहा है। मुश्ताका से बड़ी खैरदीन की 2 बेटियां जमीला और सफ़िया हैं। वो इनकी शादी तक मजबूरन घर में रुका रहा। जैसे ही बेटियां रुखसत हुई, मौलवी खैरदीन ने घर को खैरबाद कहकर मस्जिद में डेरा लगा लिया। जब बीवी और बेटे को समझाने की हर कोशिश नाकामयाब हो गई तो उसने यही फैसला किया कि कनारा कशी ही इस मसले का हल है। मैंने पूछा, क्या मौलवी खैरदीन गैप वाली मस्जिद ही में इमामत करवाता है? अली मुराद ने इस बात में जवाब दिया। तुफैल ने मुझसे मुखातिब होते हुए मशवरा देने वाले अंदाज में कहा, थानेदार साहब, रोजीना उर्फ रोजी भी तो गैप के करीब मस्जिद वाली गली ही में रहती है। मैं तो कहता हूँ आप मुश्ताका को शनाख्त के लिए थाने बुलवा लें। मैं गनी कोचवान को ढूंढ ढांड कर ले आता हूँ। वो मुश्ताका को देखकर फौरन बता देगा कि क्या उस रात यही बंदा शेखुपुरा मोड़ से उसके तांगे पर सवार हुआ था या वो घुंघराले बालों वाला कोई और था। तुफैल की तजवीज़ मेरे दिल को लगी। मैंने इस आइडिया में थोड़ा सा इजाफा करते हुए अली मुराद से कहा, अली मुराद, थाने पहुंचने के बाद तुम दोनों घुंघराले बालों वाले बंदों को लाने के लिए रवाना हो जाना। हमारे पास एक ऐसा आदमी है जो मतलूबा बंदे की शनाख्त कर सकता है। तुम्हें इस काम में कोई दुश्वारी तो नहीं होगी? दुश्वारी कैसी जनाब? वो जल्दी से बोला। मैं थाने के सामने तांगे से उतर जाऊंगा और फिर एहसान और मुश्ताका को लेकर ही वापस आऊंगा। शाबाश। मैंने तारीफी नज़र से अली मुराद की तरफ देखा। और इस दौरान में मैं अब्दुल गनी को भी लेकर आपके पास पहुंच जाऊंगा, मोहम्मद तुफैल ने पुरअज़्म अंदाज में कहा। मैंने तुफैल की जानिब देखते हुए अपने नारे को दोहरा दिया, शाबाश। हम इसी मौजू पर बातें करते हुए थाने पहुंच गए। मैंने अपने तौर पर यह सोच लिया था कि पहले मुश्ताका और एहसान वाला मामला साफ हो जाए, फिर मैं रोजी के घर का रुख करूंगा। मैंने थाने पहुंचकर एएसआई मंजूर अहमद को छुट्टी दी और अपने कमरे में आकर बैठा ही था कि कांस्टेबल हशमतुल्लाह मेरे पास आ गया। उसकी सूरत देखते ही मुझे याद आ गया कि वो मुझसे कुछ कहना चाहता था। मैंने उससे बैठने को कहा और पूछा, हाँ बताओ, तुम मुझसे क्या कहने वाले थे? जनाब, मुझसे एक कोताही हो गई है, वो सहमे हुए लहजे में बोला। मुझे डर है आप नाराज हो जाएंगे। क्या मेरी नाराजगी से तुम्हारी इस कोताही की तलाफी हो जाएगी? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। नहीं जनाब, वो नफी में गर्दन हिलाते हुए बोला, जो गलती हो गई सो हो गई।
तो बस समझ लो कि मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। मैंने तसल्ली आमीज अंदाज में कहा, अब जल्दी से बता दो तुमसे कौन सी संगीन गलती सरजद हुई है। मेरे सवाल के जवाब में कांस्टेबल हशमतुल्लाह ने मुझे बताया, जनाब मैं आपके साथ उस रोज उधर पिपली वाला गया था। जाए वकुआ से आपने मुझे लाश के साथ अस्पताल भेज दिया था। और हाँ, मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, वो मुझे सब याद है। तुम अपनी कोताही के बारे में बताओ, क्या तुमने अनवार की लाश की बेहुरमती कर दी थी? अल्लाह इस किस्म की गलती से बचाए जनाब। वो कानों को हाथ लगाते हुए बोला, मैं जिंदा इंसानों की तरह मुर्दों का भी बड़ा एहतराम करता हूँ। मैं दरअसल आपको एक शय के बारे में बता रहा था जो उस रोज मुझे जाए वकुआ से मिली थी और मैं आपको दिखाना भूल गया। कौन सी शय हशमतुल्लाह? मैंने सनसनाते हुए लहजे में पूछा। दिखाओ मुझे। वो अपनी जेब में से मज़कूरा शय निकालकर मेरी जानिब बढ़ाते हुए बोला, ये है वो शय जनाब। मैंने बागौर इस शय का मुआयना किया। वो मोतियों की 2 जुड़वां लड़ियां थीं जिनकी लंबाई और दोनों सिरों पर बढ़े हुए धागों से पता चलता था कि वो कलाई में पहनने के लिए तैयार की गई थी। बाहम जुड़ी हुई दोनों लड़ियों में से एक में फिरोजी मोती और दूसरे में सफ़ेद मोती पिरोए गए थे। इन मोतियों को लड़ियों में पिरोने के बाद इनके सिरों पर बाकायदा मजबूत गिरहें लगाई गई थी ताकि लड़ियों के टूटने पर मोतियों को बिखरने का मौका न मिल सके। इस दोहरी लड़ी को देखकर लगता था कि अफरा तफरी के आलम में वो किसी की कलाई से टूटकर गिरी होगी। वो कलाई मर्दाना भी हो सकती थी और जनाना भी। आसानी के लिए ये समझ लें कि वो देसी साख्त का एक सादा सा ब्रेसलेट था। मैंने हशमतुल्लाह की आंखों में झांकते हुए पूछा, तो ये लड़ी तुम्हें जाए वकुआ से मिली थी? जी हाँ। उसने इस बात में गर्दन हिलाई। मैंने उसे उठाकर अपनी जेब में रख लिया था, लेकिन आपको बताना याद नहीं रहा। फिर मैं अनवार की लाश के साथ अस्पताल चला गया तो ये लड़ियां मेरे जहन ही से निकल गई। आज सुबह मेरी बीवी ने यूनिफॉर्म धोने से पहले जेबों वगैरह को टटोला तो ये एक जेब में से बरामद हुई। मैं दिन में आपको इसी के बारे में बताना चाह रहा था, लेकिन आपको इस वक्त पिपली वाला जाने की जल्दी थी। अब आप मिले हैं तो मैंने आपको सारी बात बता दी है। इसी को कहते हैं देर आयद दुरुस्त आयद। मैंने उस ब्रेसलेट को अपने हाथों में घुमाते हुए गंभीर अंदाज में कहा। यह मुहावरा हशमतुल्लाह की समझ में ठीक तरह से बैठ नहीं सका था। वो हैरत भरे लहजे में मुस्तफसर हुआ। जी, किसको क्या कहते हैं? मैंने उसकी तसल्ली के लिए कह दिया, इसका मतलब ये है कि मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। तुम जाओ और पूरी दयानतदारी से अपनी ड्यूटी पर लग जाओ। हशमतुल्लाह ने मुझे सल्यूट मारा और शुक्रिया अदा करके मेरे कमरे से निकल गया। ब्रेसलेट बेचारे की मेरे ख्याल में कोई तज़कीर और तानीस नहीं होती। मेरा ज़ाती ख्याल यही था कि मज़कूरा ब्रेसलेट किसी मर्द की कलाई से टूटकर जाए वकुआ पर गिरा होगा। वो कलाई मकतूल अनवार की भी हो सकती थी या इसके कातलों में से किसी की हो सकती थी, और इस बात का भी इम्कान था कि ये ब्रेसलेट कत्ल की उस वारदात से पहले ही वकुआ पर पड़ा हो और मौजूदा केस से इसका कोई ताल्लुक नाता ही ना हो। बहरहाल मैंने फैसला कर लिया कि एहसान और मुश्ताका की शनाख्त परेड के साथ ही मैं इस टूटे हुए ब्रेसलेट को भी पहचान के मराहिल से ज़रूर गुजारूंगा। ब्रेसलेट की सूरत में इस केस में एक नया ट्विस्ट आ गया था जो नतीजा खेज साबित हो सकता था। खुदा ने मेरी लाज रख ली। उस दिन का सूरज गरूब होने से पहले कातिल मेरी मुट्ठी में था। मैंने अल्लाह रखी के सामने गैर इरादी तौर पर जो दावा किया था वो कुदरत ने पूरा कर दिखाया था, और मैं समझता हूँ इसमें मेरा कोई ख़ास कमाल नहीं था। ये सब दस्ते कुदरत की मेहरबानी से हुआ था। मैं तो एक ख़ास समत में कोशिश कर रहा था। हालात खुद ब खुद एक जंजीर की शक्ल इख्तियार करते गए थे। आप यकीनन मेरी इन बातों से उलझन महसूस कर रहे होंगे, इसलिए थोड़ी वजाहत कर देता हूँ। उस रोज सपहर में पे दर पे 3 ऐसे वाकयात रूनुमा हुए कि जिन्होंने इस केस का पांसा पलट कर रख दिया था। नंबर 1, मैं थाने में बैठा ब्रेसलेट से खेलते हुए अनवार मर्डर केस की गुत्थियां सुलझाने में मसरूफ था कि अस्पताल से अनवार की पोस्टमार्टम शुदा लाश आ गई। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल की मौत 14 फरवरी की रात लगभग 9 बजे वाक़ हुई थी। इसकी मौत का सबब सर में लगने वाली वो शदीद चोटें थी जिन्होंने उसकी खोपड़ी,
चटखा कर रख दी थी। मैंने जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी की और मोहम्मद तुफैल कोचवान का इंतजार करने लगा, जो अपने एक पेटी भाई अब्दुल गनी को तलाश करने निकला हुआ था। अनवार की लाश को तुफैल ही ने पिपलीवाला पहुंचाया था। मेरे इंतजार को तवालत का मुंह नहीं देखना पड़ा और वो दोनों पेटी भाई थाने पहुंच गए। उस वक्त तक कांस्टेबल अली मुराद अपने मिशन से वापस नहीं लौटा था। एहसान और मुश्ताका की आमद के बाद ही कोचवान अब्दुल गनी का काम शुरू होना था। नंबर 2, अचानक मेरे जहन में ख्याल उभरा कि मुझे ब्रेसलेट के बारे में इन दोनों से भी पूछगछ करना चाहिए। मैंने इनकी आमद से पहले मज़कूरा ब्रेसलेट को अपनी मेज की दराज में डाल दिया था। मैंने ब्रेसलेट को बाहर निकालकर इन्हें दिखाते हुए सवाल किया, क्या तुम में से कोई इसे पहचानता है? उन्होंने बड़ी तवज्जो से ब्रेसलेट को देखा। उस दौरान में मैं बगौर इनके चेहरों पर नमूदार होने वाले तासरात का जायजा ले रहा था। गनी कोचवान का चेहरा तो नॉर्मल नजर आ रहा था, मगर तुफैल कोचवान की आंखों में उलझन और परेशानी पर मुझे गहरा तजब्जुब दिखाई दिया। मैं ये महसूस किए बिना न रह सका कि दाल में कुछ काला है। इस एहसास के साथ ही मैंने उससे पूछ लिया, क्या हुआ तुफैल, तुम किस सोच में गर्क हो गए? थानेदार साहब, वो सरसराती हुई आवाज में बोला, आपको ये लड़ियां कहाँ से मिली हैं? तुम्हारे भतीजे अनवार की लाश के आसपास से। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? जनाब, ऐसी लड़ियां तो मैंने भाजा की कलाई पर देखी हैं। उसने बड़े एतमाद से बताया। ये भाजा कौन है? मैंने तेज आवाज में इस्तफसार किया। भाजा का असल नाम एजाज है, तुफैल ने बताया। वो हमारे ही गांव पिपलीवाला का रहने वाला है। बड़ा ही आवारा और औबाश बंदा है जनाब। तुफैल के इंकशाफ ने मेरे वजूद में सनसनी सी दौड़ा दी। मैंने तस्दीकी लहजे में पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि ये लड़ियां तुमने भाजा की कलाई पर ही देखी थी? जी, मुझे पक्का यकीन है थानेदार साहब, वो बड़े वसूख से बोला। ठीक है तुफैल, मैंने फैसला कुन लहजे में कहा, तुम अनवार की लाश को लेकर फौरन पिपलीवाला रवाना हो जाओ। तुम्हारे साथ मैं अपने 2 बंदों को भी भेज रहा हूँ। वो एजाज उर्फ भाजा को गिरफ्तार करके मेरे पास लाएं और गिरफ्तारी में तुम मेरे बंदों की भरपूर मदद करोगे। तुफैल ने अपने तामुन का यकीन दिलाया तो मैंने हवलदार समद खान और कांस्टेबल हशमतुल्लाह को भाजा की गिरफ्तारी के लिए तुफैल के हमरा पिपलीवाला रवाना कर दिया। नंबर 3, कोचवान अब्दुल गनी को मैंने अपने पास रोक लिया था। थोड़ी ही देर बाद कांस्टेबल अली मुराद घुंघराले बालों वाले 2 बंदों को पकड़ लाया। मैंने हशमत को मज़कूरा दोनों बंदों समेत अपने कमरे में बुला लिया। जब अब्दुल गनी की इन पर नजर पड़ी तो मुश्ताका की तरफ उंगली उठाते हुए चीख से मुशाबा आवाज में बोला, यही है वो बंदा, बिल्कुल यही है। इस सूरत हाल ने मुश्ताका को बौखलाहट में मुब्तला कर दिया और उसने उल्टे पांव कमरे से फरार होने की कोशिश की, जबकि एहसान उलझन ज़दा नजर से यह मंजर देखने में मसरूफ था। इस मौके पर कांस्टेबल अली मुराद ने बड़ी फुर्ती दिखाई और अड़ंगा लगाकर मुश्ताका को मुंह के बल जमीन पर गिरा दिया। वो तकलीफ की शिद्दत से करहा उठा। अगले चंद मिनट में मुश्ताका की कलाइयों में आईनी जेवर पहनाया जा चुका था। मैंने उसे हवालात में डालने के बजाय इधर अपने कमरे ही में फर्श पर बिठा दिया और एहसान को वहां से जाने की इजाजत दे दी। इसकी जरूरत नहीं रही थी। लगभग 1 घंटे के बाद हवलदार समद भाजा नामी उस लफंगे को गिरफ्तार करके ले आया। भाजा शक्ल ही से छटा हुआ बदमाश नजर आता था। मुझे फौरन याद आ गया कि मैंने उसे जाए वारदात पर भी लोगों के दरमियान देखा था। भाजा ने मुश्ताका को मेरे कमरे के फर्श पर जेर हिरासत बैठे देखा तो इसकी पेशानी पर बल पड़ गए। समद खान ने भाजा को मेरी हिदायत के मुताबिक ये नहीं बताया था कि उसे किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है। मुश्ताका पर नजर पड़ते ही भाजा का दिमाग घूम गया और वो जहर खंद लहजे में बोला, तो तुमने सब कुछ बक दिया है। उसका मुखातिब मुश्ताका था। मुश्ताका ने परेशानी के आलम में वजाहत की, मैंने पुलिस को कुछ नहीं बताया। तुम खामखा मुझ पर शक ना करो। इन लोगों को कोई गलत फहमी हो गई है। बड़ी शदीद नौयत की गलत फहमी हुई थी मुझे। मैंने बारी बारी दोनों जेर हिरासत अफराद की आंखों में देखते हुए संगीन लहजे में कहा, लेकिन तुम लोगों के बेसाख्ता सवाल जवाब ने सारी गलत फहमी दूर कर दी है। मैंने लम्हाती तवक्कुफ के बाद धमकी आमीज अंदाज में इजाफा करते हुए कहा, तुम दोनों शराफत से इकबाल जुर्म करते हो या मैं कोई और तरीका इस्तेमाल करूं? इकबाल जुर्म
मुश्ताका हैरत की अदाकारी करते हुए मुस्तस्वर हुआ। इसके संसार में ज्यादा जान नहीं थी। जनाब, कौन सा जुर्म, हमने क्या किया है? भाजा ने उलझन ज़दा अंदाज में पूछा। ये एक खानापुरी थी। इसका मतलब है शराफत तुम लोगों को रास नहीं आएगी, मैंने पूरी सफाकी से कहा। फिर समद खान की तरफ देखते हुए इजाफा किया, खान साहब, ये दोनों मुर्गे 1 घंटे के लिए मैं आपकी तहवील में दे रहा हूँ। मगरिब की अजान से पहले इनकी बांग ट्रायल रूम में गूंजनी चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? बड़ी चंगी तरह समझ रहा हूँ मलिक साहब। समद खान इन्हें कसाब की नजर से देखते हुए बोला, सिर्फ बांग ही नहीं जनाब, ये तो दर्दनाक आवाज में नोहे भी पढ़ेंगे। समद खान ने अपना कहा सच कर दिखाया। चंद लम्हात के बाद तफ्तीशी कमरे की जानिब से अजियत में डूबी हुई आवाजें बुलंद होने लगी। ये ट्रायल 1 घंटे तक जारी रखने की जरूरत पेश नहीं आई। 15-20 मिनट के अंदर ही इन दोनों डश्करों ने अपने जुर्म का इकरार कर लिया। उन्होंने मिलकर अनवार को मौत के घाट उतारा था। मैंने इन्हें हवालात में फिट कर दिया। मैंने इसी रात मगरिब की नमाज के बाद रोजीना और फरोजी के घर का रुख किया। मेरे तीखे सवालात के जवाब में पहले तो वो मुझे दाएं बाएं घुमाने की कोशिश करती रही, लेकिन जब मैंने सख्त रवैया इख्तियार करते हुए उसे बताया कि अनवार को बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है और मुश्ताक को भाजा ने ये जुर्म भी कबूल कर लिया है, लिहाजा अगर वो हकीकत को छुपाएगी तो कानून की नज़र में मुजरिम ठहरेगी। मेरी बात उसकी समझ में आ गई और रही सही हकीकत भी उसकी ज़बान से मुझ तक पहुंच गई। रोजीना और अनवार एक दूसरे को चाहते थे और इनकी चाहत मुश्ताका को एक आंख नहीं भाती थी, क्योंकि मोहल्लेदार बल्कि गलीदार होने के नाते वो भी रोजीना का तलबगार था। दूसरी तरफ रोजीना को मुश्ताका की सूरत से नफरत थी। मुश्ताका अपनी बेइज्जती को बर्दाश्त कर रहा था। उसी दौरान में उसका दोस्त भाजा गाहे बगाहे उसे पिपली वाला के रंगीन और संगीन किस्से सुनाता रहता था, जिससे मुश्ताका का दिमाग खराब हो गया और उसने अनवार को अपना रकीब और राह का खार समझना शुरू कर दिया। फिर ये नफरत इस अरूज तक जा पहुंची कि मुश्ताका ने अनवार की जान लेने का फैसला कर लिया। दोनों दोस्तों ने बाहिमी मशावरत से एक साजिशी मंसूबा बनाया और रोजीना की जानिब से एक नकली खत लिखकर अनवार को सियालकोट से गुजरांवाला बुला लिया। ये राज मुश्ताका के इल्म में आ चुका था कि रोजीना को जब भी पिपली वाला रहने जाना होता था वो अनवार को इसी तरह खत लिखकर अपने प्रोग्राम से आगाह कर दिया करती थी। मौलवी खैरदीन की परहेजगारी, साले अमली और नेक किरदारी में कोई कलाम नहीं था। वो एक शरीफ नफ्स आलिम बिल अमल था। अगर इसके घर में मुश्ताका जैसा शैतान सिफ्त पैदा हो गया था तो इसमें इस बेचारी का कोई कसूर नहीं था। कहानी के आखिर में एक दफ़ा फिर से नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें। इंशाअल्लाह फिर एक नई सनसनीखेज कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।